गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को। तो अभी हम लोग एक्सप्लोसिव चैप्टर को पढ़ रहे हैं और प्रीवियस क्लास में बहुत सारा टॉपिक को कवर करने का कोशिश किए थे। क्योंकि आप लोगों का सिलेबस थोड़ा पीछे है तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम कवर कर पाएँ और टेंशन नहीं लेना है। वॉल्यूम 2 अब तो आपका हो चुका है, वॉल्यूम 1 भी आपका ऑलमोस्ट कुछ कुछ चैप्टर बचे हैं। बड़े-बड़े चैप्टर आपके हो चुके हैं। एक बड़ा चैप्टर में ओपन कास्ट है, बाकी सब छोटा-छोटा है, एक-एक दिन में निपट जाएगा। और वॉल्यूम 3 में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ने हैं, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना, वो हो जाएगा कवर। तो कवर हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। जो आपको हम पढ़ा चुके हैं लेजिस्लेशन और अपार्ट, उसको तब तक रिवीजन करते रहिए, ठीक है? चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ा रहे थे? एक्सप्लोसिव चैप्टर को पढ़ा रहे थे। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड में देख लेता हूँ सब सही है। माइक, ओके, ओके, टाइमिंग, ठीक। तो अभी हम क्या पढ़ा रहे थे? अभी हम एक्सप्लोसिव चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक्सप्लोसिव चैप्टर में जो मेन टॉपिक था, बड़ा बड़ा डरावना टॉपिक जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो सब डरावना टॉपिक को हम लोग कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। जितना भी डरावना टॉपिक था जिससे आपको डर लगता है, एक्सप्लोसिव वाला, वो चैप्टर सब हम कर चुके थे। मतलब वो सब टॉपिक सब हम कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है, प्रीवियस क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना आगे कैसे चलेगा। आज का टॉपिक है ब्लास्टिंग प्रैक्टिस इन माइंस। पहले तो हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड, फिर पढ़ेंगे ओपन कास्ट, ठीक है? मतलब अंडरग्राउंड माइंस में आप कैसे ब्लास्टिंग करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो, अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग करते हैं, उसका दो तरीका है। कितना तरीका है? दो तरीका है। अगर ये कोल का माइंस है तो, अगर ये कोल का माइंस है तो क्या तरीका है भैया? दो तरीका। अगर ब्लास्टिंग करना है तो एक तो है NOS, दूसरा है BOS। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, एकदम बोलचाल का भाषा में, सिंपल साधारण भाषा में। किताब पढ़िएगा, आपको थोड़ा समस्या होगा, इसीलिए हम पहले सिंपल भाषा में समझा देते हैं। आप समझ लीजिए पूरा, उसके बाद किताब पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ब्लास्टिंग की अगर हम बात करें माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस है अगर और कोल का माइंस है, तो उसको ब्लास्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो उसके दो टाइप्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है NOS, एक होता है BOS। NOS को मतलब हम लोग बोलते हैं नॉट ऑफ द सॉलिड, नॉट ऑफ द SOLID, सॉलिड ब्लास्टिंग, ठीक है? नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग, ये हो गया एक पहला टाइप। और दूसरा BOS को बोलते हैं ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड। इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग। इसको क्या कहते हैं? सॉलिड ब्लास्टिंग, इसी का नाम है सॉलिड ब्लास्टिंग। तो देखो भैया, अंडरग्राउंड माइन से कोयला वाला आप गए हैं ब्लास्टिंग करने, तो आपके पास टोटल कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक है NOS, एक है BOS। NOS का मतलब होता है नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग, और BOS का मतलब होता है ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, जिसको हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। तो दो तरीके से होता है, एक तो सॉलिड ब्लास्टिंग है और दूसरा NOS है। NOS को कभी कभी हम कट ब्लास्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कट ब्लास्टिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको कट ब्लास्टिंग, हम थोड़ा देर में बताते हैं। तो एक तो हो गया कट ब्लास्टिंग, दूसरा हो गया सॉलिड ब्लास्टिंग। कट ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग। अंडरग्राउंड माइन से कोयला वाला दो गो तरीका है ब्लास्टिंग करने का, NOS BOS, सॉलिड ब्लास्टिंग और कट ब्लास्टिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? यहाँ तक क्लियर हो गया? पहले समझ लीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट, फिर हम किताब पे उतरेंगे। अब देखो भैया, अब हम बात करते हैं नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग। नॉट ऑफ द, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, सॉलिड, नॉट ऑफ द सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं NOS, या फिर जिसको हम लोग कट ब्लास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कट ब्लास्टिंग कहते हैं। तो ये जो तरीका है, ये कैसे होता है समझिएगा। मान के चलते हैं, ये जो स्क्वायर वाला देख रहे हैं, ये है आपका फेस। ये फेस का क्या है? फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू, ठीक। आप करना चाहते हैं नॉट ऑफ द ब्लास्ट, सॉलिड ब्लास्टिंग, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोल कटिंग मशीन, जिसको हम शॉर्ट में CCM कहते हैं, इससे आपको एक कट देना पड़ेगा। इससे आपको क्या देना पड़ेगा? कट देना पड़ेगा। कट आप कैसे कैसे कर सकते हैं? कट या तो आप अंडर कट दे सकते हैं, जो कि जनरली इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ज़्यादातर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अंडर कट का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम साइड कट दे सकते हैं। साइड कट में भी दो है, या तो लेफ्ट में हम कट देंगे या तो राइट में कट देंगे, ठीक है? कभी कभी हम क्या करते हैं, बैलेंस करके दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कट देते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप फ्रंट कट दे सकते हैं।
फ्रंट कट दे सकते हैं, मतलब ऊपर में आपको काटना है, ऊपर में आपको कट देना है। इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में अगर ऊपर में हार्ड स्टार्टर बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं ना, तो ऐसे जनरली इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो चलिए बेसिकली 3 तरीका कट में आप करेंगे। जनरली कौन सा इस्तेमाल होता है? अंडर कट। तो सबसे पहले आप कोल कटिंग मशीन लाएंगे, कोल कटिंग मशीन से आप क्या कर देंगे? अंडर कट कर देंगे। जब आप इसको अंडर कट कर देंगे, इतना पोर्शन को काट देंगे, तो अगर फेस कुछ ऐसा था, इसको हम साइड व्यू बता रहे हैं, ये क्या है? ये साइड व्यू है, ठीक है। फेस अगर कुछ ऐसा था तो काट लेने के बाद कुछ इतना पोर्शन आप काट लिए हैं, ठीक है। तो फेस कैसा हो गया? फेस कुछ ऐसा हो गया सर। फेस कैसा हो गया? फेस कुछ, जस्ट अ सेकेंड, फेस कुछ ऐसा हो गया आप ठीक है। अब क्या है? अंदर में थोड़ा सा गड्ढा हो गया, अंदर में आप ऐसे अंडर कट दे दिए, तो ये साइड भी आप अंदर से, ये देखिए यहाँ पे आप कट दे दिए पूरा, तो इसको कहेंगे साइड व्यू, मतलब साइड व्यू, ये आपका अंडर कट हो गया। तो नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग, जिसको कट ब्लास्टिंग कहते हैं, उसमें सबसे पहले हमको कोल कटिंग मशीन का जरूरत पड़ता है। कोल कटिंग मशीन को छोड़ के क्या दूसरा मशीन से हम कट डाल सकते हैं? हम कंटिन्यूस माइनर से कट डाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लास्टिंग अगर आपको करना है तो आपको कोल कटिंग मशीन का ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप नॉट ऑफ द सॉलिड यानी NOS यानी कट ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कट देना है, एक ही मशीन से दे सकते हैं, वो है कोल कटिंग मशीन, वो है कोल कटिंग मशीन। इसके अलावा कोई भी दूसरा मशीन से आप कट नहीं देंगे, कंटिन्यूअस माइनर से कट नहीं देंगे या फिर आप रोड होलर से कट नहीं देंगे, कोई भी मशीन से कट नहीं देंगे, बल्कि CCM यानी कोल कटिंग मशीन से ही कट देंगे, ठीक। तो आपको अभी तक हमने क्या समझाया? अभी तक हमने आपको समझाया कि नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग और अब सॉलिड ब्लास्टिंग, दो टाइप का ब्लास्टिंग होता है। नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग में आपको हमने बताया कि सबसे पहले आपको कट देना होता है, चाहे आप अंडर कट दीजिए, चाहे साइड में काटिए, चाहे ऊपर में काटिए। तो अभी हम एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि अगर अंडर कट देते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले नीचे का कुछ हिस्सा हम काट लिए अंदर तक, मान के चलिए 1 से 1.5 मीटर तक हम अंदर चले गए काट के। अब हम क्या करेंगे? अब होल का भी लगभग वही मतलब डेप्थ होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, बाकी हम आगे बताते हैं डाटा। अब हम उसमें होल डालना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम होल डालना शुरू करेंगे। इसमें क्या करेंगे? आप ड्रिल कर करके होल बनाएंगे, ड्रिल कर करके होल बनाएंगे, ड्रिल कर करके होल बनाएंगे, ड्रिल कर करके हम क्या करेंगे? होल बनाएंगे। होल बना लिए। अब होल बनाने के बाद इसमें बारूद डालेंगे, ठीक है। कौन सा टाइप का बारूद हम डाल सकते हैं यार? तो अगर हम नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो इंडिया में, भारत में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं P1 टाइप का या तो P3 टाइप का। किसका? P1 टाइप का या तो P3 टाइप का। नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, P1 टाइप का, P3 टाइप का। सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये तो बताने का जरूरत नहीं है, P5 टाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। चलिए, तो हमने आपको बता रहा था, अभी बता रहे हैं नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग। इसमें हमने बताया कि सबसे पहले वो अंडर कट देंगे, कोल कटिंग मशीन के अलावा कोई दूसरा मशीन से नहीं देंगे। अंडर कट दे दिए, उसके बाद हम इसमें होल करेंगे जैसा हमको पैटर्न रिक्वायर्ड है। होल करने के बाद इसमें बारूद डालेंगे, P1 टाइप का या P3 टाइप का, उसका डेटोनेटर डालेंगे और उसके बाद इसको कनेक्शन करके हम ब्लास्टिंग कर देंगे। इससे मेरा ब्लास्टिंग हो जाएगा। इसी ब्लास्टिंग को कहते हैं नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग, ठीक। अब आते हैं व्हाट इज सॉलिड ब्लास्टिंग देन। व्हाट इज सॉलिड ब्लास्टिंग देन? सॉलिड ब्लास्टिंग में आपको कोई भी कोल कटिंग मशीन का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको कोई भी कट देने का जरूरत नहीं पड़ता। आप डायरेक्टली फेस में होला करते हैं, होला मतलब बहुत सारा होल करते हैं, बहुत सारा होल करते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 25 होल आप कर सकते हैं। जी, बहुत सारा होल किए। होल करने के बाद आप क्या करेंगे? होल करने के बाद इसमें आप बारूद डालेंगे। क्या डालेंगे? बारूद। कौन सा बारूद डालेंगे सर? कौन सा बारूद डालेंगे पूछता है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। P5 टाइप का बारूद डालेंगे। P5 टाइप का बारूद सब हो का सब होल पर डालेंगे। कब? सॉलिड ब्लास्टिंग में। सॉलिड ब्लास्टिंग का दूसरा नाम क्या है? सॉलिड ब्लास्टिंग का दूसरा नाम है ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, इसका दूसरा नाम है। इसको हम शॉर्ट में BOS भी कहते हैं। तो ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, NOS और BS, ये दोनों टर्म को याद रखिएगा। तो कभी ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन से ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन दे देगा BOS में, दूसरा दे देगा NOS में, तीसरा दे देगा नाइदर, मतलब नॉन ऑफ दीज, ठीक है, या कुछ भी दे देगा। तीसरा में कुछ और बारूद का नाम दे देगा, स्लरी बोल देगा, चलो स्लरी। और चौथा में दे देगा क्या? चौथा में दे देगा नॉन ऑफ दिस। आप टिक मारिएगा कि यार P5 एक्सप्लोसिव तो सॉलिड ब्लास्टिंग है, सॉलिड ब्लास्टिंग तो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो P5 एक्सप्लोसिव में स्लरी से बनता है, तो चलो मान दे स्लरी।
लेकिन ये तो गलत हो जाएगा सर, स्लरी एक्सप्लोसिव से ही सिर्फ P5 एक्सप्लोसिव नहीं बनता है, तो गलत हो जाएगा ये। तो आपका आंसर हो जाता है ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड। तो ये नाम याद रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, नाम याद नहीं रहेगा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगा। तो सॉलिड ब्लास्टिंग में हम क्या बताएं कि भैया होल करेंगे, होल करेंगे, अलग अलग पैटर्न होता है, वेज कट, फैन कट। उसके बाद इसमें हम बारूद घुसेड़ेंगे P5 एक्सप्लोसिव वाला, फिर डेटोनेटर को कनेक्शन करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे। तो ब्लास्टिंग का दो तरीका है, कॉमन चीज आप समझ गए हैं। अब हम एक एक करके धीरे 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 आते हैं। अब फिर से आते हैं नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग। नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग में कुछ टर्म है, कुछ डाटा है जो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ डाटा है जो आपको याद कर लेना चाहिए। नॉट ऑफ द सॉलिड, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, मेरी जज्बातों को समझिए। NOS, नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग में कुछ डाटा है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। हम लिखते जा रहे हैं, होल 150 mm छोटा रहेगा कट से। जो भी हम कट कर रहे हैं, चाहे साइड कट कर रहे हैं, साइड कट कर रहे हैं, अंडर कट कर रहे हैं, नीचे काटे थे तो इसको हम अंडर कट बोलेंगे, अगर हम साइड में काटते तो इसको हम साइड कट बोलते, अगर हम ऊपर में काटते तो इसको ऊपर कट बोलते, समझ रहे हैं? तो कॉमन चीज़ है। तो हमने क्या बता रहा है कि 150 mm छोटा होल जो हम बनाएंगे, होल जो जितना हम ड्रिल करेंगे, ए होल शुड बी एटलीस्ट 150 mm शॉर्टर देन द डेप्थ ऑफ कट मेड बाय द कोल कटिंग मशीन। तो मतलब कि होल जो होगा वो 150 mm छोटा रहेगा किससे? कट से। ये वाला डाटा रटिए, पूछ सकता है सॉरी। होल जो है वो 150 mm छोटा रहेगा किससे? कट से। होल जो है वो 150 mm छोटा रहेगा किससे? कट से। होल जो है वो 150 mm छोटा रहेगा किससे? कट से। ठीक, चलिए अभी जो डाटा हम लिखते जा रहे हैं इसको तुम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि सब डाटा आप भुला जाइएगा। अगर इन इफ इमीडिएट रूप इज सेल, द होल शुड टर्मिनेट 0.3 मीटर बिलो द रूप। इफ द होल इज सैंड, द होल शुड टर्मिनेट 150 mm बिलो द रूप। देखिए, कमजोर कमजोर चाल रहेगा तो देखिए अभी फिर से समझाते हैं। ये था आपका फेस, फेस से आप कुछ ना कुछ मीटर नीचे आप होल किए, आप सटा के तो नहीं किए थे, तो इसको कुछ ना कुछ ही तो गैप होगा। मतलब जो ऊपर का छत है और जो पहला होल आप लाइन में ड्रिल किए हैं, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। यो डिस्टेंस अलग अलग टाइप का स्टार्टा के लिए अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल में बोला गया है कि अगर आपका इमीडिएट रूप सेल है, यानी कमजोर चाल है, या फिर सेल है, ऊपर वाला जो चट्टान है वो क्या है? कमजोर है या फिर सेल है, तो इस कंडीशन में ऊपर वाले से ऊपर मतलब इसको सिंपल समझिएगा, रूप से पहला होल का जो डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा? 0.3 मीटर। कभी कभी इसी को 30 सेंटीमीटर लिखता है, तो आई होप इतना तो आपको पता होगा। होल जो है वो 150 मीटर छोटा रहेगा कट से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कमजोर चाल है जैसे सेल वाला चट्टान है, तो रूप से जो होल का दूरी होगा वो 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं। इसके बाद बोला गया है कि अगर इंटरमीडिएट रॉक, मतलब चट्टान नॉर्मल है या हार्ड स्टार्टा है, जैसे सैंडस्टोन है, जैसे और कुछ चट्टान पकड़ लीजिए, तो उस कंडीशन में 150 mm होगा, यही वाला डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? रूप से पहला होल का डिस्टेंस जो होगा वो 150 mm होगा। ये वाला लाइन को रटिए, इतना आपको रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग, NOS से आपको ये सब चीज रटना पड़ेगा। क्या क्या बताएं हम आपको? सबसे पहले होल जो है वो 150 mm छोटा रहेगा, कट जो हम कट मारे हैं ना, उससे 150 mm छोटा रहेगा होल। ठीक, दूसरा बोले हैं कि जो कमजोर चाल है जिसको हम सेल कहेंगे, है ना, तो ये बेसिकली रूप से पहला होल्स का डिस्टेंस है 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर नीचे रहेगा कमजोर चाल में। इंटरमीडिएट चाल रहे या हार्ड वाला रहे तो 150 mm रहेगा, यानी कि जो रूप रहेगा, रूप से पहला होल रहेगा, उसका बीच में जो गैप रहेगा वो मात्र 150 mm, मात्र 150। ठीक है, मात्र 150 mm। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अरे बोला किसी को समझ में नहीं आता, समझा देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm।
ठीक है ना। तो हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो ये आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो काटेंगे इसको तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर ये कहना चाह रहा है। ये 15 सेंटीमीटर का एमएम में देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है, लेकिन ये 15 सेंटीमीटर कहना चाह रहा है। इस केस में भी 15 सेंटीमीटर कहना चाह रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो समझिएगा होल का 15 सेंटीमीटर छोटा रहेगा, जो कट रहता है ना उससे 15 सेंटीमीटर छोटा होल रहेगा। अगर सेंटीमीटर में दे देगा तो गड़बड़ा जाएगा, तो याद कर लीजिए। इसके बाद ऊपर से जो चाल है नीचे आएंगे, अगर मजबूत है तो 30 सेंटीमीटर रहेगा, और अगर कमज़ोर है तो आपका कमज़ोर है तो 30 सेंटीमीटर ज़्यादा गैप रहेगा, और अगर मजबूत है तो कम गैप रहेगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक याद कर लीजिए आप, यहाँ तक याद कर लीजिए आप। चलिए ओके, इसके बाद हम लोग इसको ड्रिल करेंगे। ड्रिल में तो कुछ ऐसा पॉइंट दिया नहीं है, और एक कॉमन सा पॉइंट आपको पता ही है कि ज़्यादा कड़ा चट्टान रहेगा, मान के चलिए कि बड़ा कड़ा चट्टान है, तो आप होल जो करेंगे वो थोड़ा सा पास पास में करेंगे। तो पास पास में करेंगे होल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ होल। क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ होल। डेंसिटी ऑफ होल जो है वो काफ़ी हाई रहेगा, मतलब एक जगह पर्टिकुलर इतना दूरी को हम नाप के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होल हमको मिलेगा। लेकिन वही कमज़ोर चट्टान है तो उसमें हम होल क्या करेंगे, थोड़ा दूरी दूरी पे करेंगे, थोड़ा हम क्या करेंगे, दूरी दूरी पे करेंगे। तो यहाँ पे हम डेंसिटी देखेंगे होल का तो कम रहेगा। तो यही डेंसिटी ऑफ होल मतलब बेसिकली कुछ नहीं, होल का संख्या है एक पर्टिकुलर छोटा मोटा एरिया में। ठीक है, चल। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको डाटा को रटने की कोई जरूरत नहीं है। गैलरी का डायमेंशन जनरली क्या होता है ना। गैलरी का डायमेंशन जो हाइट है वो आपका 1.5 से 2.4 मीटर होता है ना। बाकी तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, गैलरी विथ मोर हाइट से इतना इतना रिक्वायर्ड टू रॉब होल। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। शॉर्ट होल पैटर्न का अगर हम बात करेंगे तो कट होल, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक दो और टर्म याद आ गया, चलिए समझाते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, देखिए लिख लिख के पढ़ा रहे हैं तो आपको भी लिख लिख के याद करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पॉइंट एक नोट्स भी बन जाएगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट होल क्या होता है, ईजर्स क्या होता है, ट्रिमर्स क्या होता है, इसको समझिएगा। ठीक, इसको समझिएगा। मान के चलिए कि ये क्या है, ये एक फेस है, फेस का फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कट होल। तो आप कट होल क्या किए, एकदम सेंटर में बनाए, यहाँ बनाए, इसके बाजू में 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 बनाए, इसके बाजू बनाए, इसके बाजू बनाए। ये हो गया आपका कट होल। इसके बाद कट होल के को घेरने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम ईजर का इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए ये जो प्लस प्लस वाला आइकन हम बना रहे हैं, ये आपका क्या है, ये ईजर है। प्लस प्लस, ये क्या है, ये ईजर है। तो कट होल को हम सराउंड करते हैं, किससे करते हैं भैया, कट होल को हम सराउंड करते हैं ईजर से। कट होल को किससे सराउंड करते हैं, ईजर से करते हैं। कट होल को किससे करते हैं, ईजर से करते हैं। और ईजर का संख्या थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कट होल। ईजर का संख्या क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसको हम सराउंड करते जाएंगे, 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 करते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये ईजर हो गया। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है ट्रिमर। ट्रिमर को हम कुछ ऐसा बॉक्स बना दे रहे हैं, ये सब ट्रिमर है। ये सब क्या है, ये सब ट्रिमर होल है। ट्रिमर होल है, ट्रिमर होल है, ट्रिमर होल है, ट्रिमर होल है। स्क्वायर डब्बा ट्रिमर है, स्क्वायर डब्बा ट्रिमर है, स्क्वायर डब्बा ट्रिमर है, स्क्वायर डब्बा ट्रिमर, 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 ट्रिमर। स्क्वायर बन रहा है, समझिए स्क्वायर ही है हरा वाला, है ना। चलिए, तो ये हम ट्रिमर बता रहे हैं। ठीक, ये हम कट होल बता रहे हैं, और ये हम बता रहे हैं ईजर। अब हम कोई दूसरा कलर चूज कर लेते, फिर वाइट वाला। देखिए कट होल, ईजर और ट्रिमर क्या होता है समझिएगा। कट होल मेरा फ्री वन फेस बनाने का काम करता है। किसका काम करता है, फ्री फेस बनाने का काम करता है। ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होल होगा, सबसे बड़ा होल होगा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी का डेप्थ है तो वो है कट होल का, सबसे ज़्यादा किसी का डेप्थ है तो वो है कट होल का। कट होल मेरा फ्री फेस बनाने का काम करता है। सबसे बड़ा होल अगर तीनों में कोई है तो वो मेरा कट होल है।
कट होल जिधर हम फ्री फेस बनाना चाहते हैं, अगर सेंटर में चाहते हैं कि आके सब कोयला गिरे तो सेंटर में करेंगे, साइड में चाहते हैं साइड में करेंगे, नीचे चाहते हैं नीचे करेंगे, ऊपर चाहते हैं ऊपर करेंगे। तो फ्री फेस मेरा बनाते हैं गहरा, सबसे गहरा होल होता है ये वाला फ्री फेस। इसको सराउंड करने के लिए हम ईजर का उपयोग करते हैं। ईजर बेसिकली क्या करता है, ये प्रोडक्शन का काम करता है, ये प्रोडक्शन का काम करता है। एक बार कट होल हम डाल दिए, कट होल के बाद ईजर डालें, सबसे ज्यादा होल होता है ये, सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा संख्या में कौन होता है, ईजर होता है। सबसे ज्यादा संख्या में कौन होता है, ईजर होता है। इसी से मेरा प्रोडक्शन होता है। ज्यादा हमको कोयला चाहिए होता है, कोयला वाला ज्यादातर यही तोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रिमर। ट्रिमर क्या करता है, फेस को पॉलिश करता है, फेस को क्या करता है, पॉलिश करता है, या फिर हम ये कहें एक रेगुलर शेप देता है, रेगुलर शेप देता है। अब देखते हैं हम फेस में ब्लास्टिंग होता है एकदम स्क्वायर में कटता है, रेक्टेंगुलर में कटता है। तो रेक्टेंगुलर फेस कैसे बनता है सर, ये सब जो ट्रिमर आप डाले हैं, ये ट्रिमर आपका रेक्टेंगुलर फेस बनाने का काम करता है। ये जो ट्रिमर होता है ये जनरली, नॉट इन अ स्पेशल कंडीशन, जनरली जो है ट्रिमर ये सबसे छोटा होल होता है तीनों में, सबसे छोटा होता है तीनों में, सबसे छोटा होता है तीनों में। तीनों में सबसे छोटा कौन सा होता है, ट्रिमर होता है। तो पहले कट होल समझिए, कट होल फ्री फेस बनाने का काम करता है, रट लीजिएगा। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कट फ्री फेस इनमें से कौन सा होल बनाता है, कट कट होल ईजर ट्रिमर, तो फटाक से टिक मारना है कट होल। दूसरा है कि ईजर क्या होता है, ईजर आपका प्रोडक्शन का काम करता है, ईजर प्रोडक्शन का काम करता है, सबसे ज़्यादा संख्या में रहता है। और ट्रिमर क्या है, फेस को पॉलिश करने का काम करता है, रेगुलर शेप देता है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, फेस को पॉलिश करने का काम इनमें से कौन सा होल करेगा, कट होल, ईजर, ट्रिमर। तो फटाक से आपको टिक मारना है ट्रिमर। ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटा होल तीनों में कौन सा होता है, जनरली ट्रिमर, ईजर या कट होल, तो आपको टिक मारना होगा ट्रिमर। बोलेगा सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा होल रहता है, कट होल, ईजर, ट्रिमर, तो आपको फटाक से टिक मारना पड़ेगा ईजर। आपको बोलेगा सबसे बड़ा होल कौन सा होता है, सबसे लंबा होल कौन सा होता है, तो आपको टिक मारना होगा कट होल। तो इस पॉइंट को आप लिख के बार बार पढ़िएगा तो आराम से याद हो जाएगा। ओह चलिए, तो आपका नॉट ऑफ द सॉलिड वाला टॉपिक खत्म होता है पूरी तरह से, और कुछ इसमें बचा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में आएंगे, उससे पहले कुछ पैटर्न है जो आपको पढ़ लेना है, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, पूरा नहीं, पूरा नहीं, हल्का फुल्का पढ़ना है। चलिए, इसमें से एक दो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना है। ड्रिलिंग पैटर्न इन स्टोन, आप चट्टान में आप ड्रिल करना चाहते हैं तो ये कुछ ना कुछ पैटर्न का तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ड्रिलिंग पैटर्न कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, आप समझते जाइएगा। पहला हो गया पिरामिड कट, पिरामिड कट को ही कोन कट कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा है जो आपका कोन कट से मिलता जुलता है, तो कोन कट से मिलता जुलता में ऑप्शन में पिरामिड देगा, फटाक से टिक मारेंगे। मिलता जुलता नहीं, वही है भैया, वही है, उसी का नामे है। तो मिलता जुलता लिख के लड़का लोग को थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो आदमी सोचता है कुछ और कि भाई इससे कौन सा मिलता जुलता होगा यार। तो पिरामिड कट ही कोन कट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिरामिड कट ही कोन कट है, पिरामिड कट ही कोन कट है, गंगाधरी शक्तिमान है कौन, पिरामिड कट ही कोन कट है, गंगाधरी शक्तिमान है। पिरामिड कट ही कोन कट है, पिरामिड कट ही कोन कट, पिरामिड कट ही कोन कट, पिरामिड कट ही कोन कट, रटिए ऐसे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला का नाम हम लिखे पिरामिड कट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है वेज कट, दूसरा क्या आता है आपका, वेज कट। तीसरा है ड्रैग कट। एकदम घबराना नहीं, सब आसान है मेरे भाई, सब आसान है, एकदम आराम से समझिएगा, मजे मजे में समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। चौथा है आपका फैन कट, चौथा क्या है, फैन कट है। पिरामिड कट, वेज कट, ड्रैग कट, फैन कट। इसके बाद आता है बर्न कट, ठीक। एकदम हौले हौले पढ़ेंगे और बाद में रिवीजन करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। कॉर्मेंट कट, छठा नंबर पे आता है कॉर्मेंट कट, और लास्ट में आता है रिंग ड्रिलिंग, रिंग ड्रिलिंग। देखो जनरली 7 टाइप का होल इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट होल पैटर्न भी कहेंगे, इसको हम शॉर्ट होल पैटर्न भी कहेंगे, या तो हम इसको बोलेंगे ड्रिलिंग पैटर्न, या तो हम बोलेंगे शॉर्ट होल पैटर्न, दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरली ये 7 टाइप का जो ड्रिलिंग पैटर्न होता है ये इस्तेमाल होता है, चाहे आप स्टोन में ब्लास्टिंग कीजिए चाहे आप कोयला में कीजिए। तो यहाँ पे स्टोन जो लिखा है इसको स्लैश में हम कोयला भी लिख देते हैं। फैन कट, वेज का कट का इस्तेमाल तो हम कोयला में करते हैं, कुछ कुछ है जो कड़ा चट्टान में करेंगे। अब देखिए भाई, अंडरग्राउंड माइंस आप चला रहे हैं, चाहे ओपन कास्ट माइंस आप चला रहे हैं,
कभी आपको पत्थर में ड्रिल करना पड़ेगा, कभी कोयला में करना पड़ेगा, कभी सेल वाला चट्टान जो बहुत कमज़ोर होता है उसमें करना पड़ेगा, कभी बहुत हार्ड चट्टान मिलेगा, कभी बहुत हल्का चट्टान मिलेगा। तो अलग-अलग टाइप का चट्टान मिलेगा, तो अलग-अलग टाइप का आपको ड्रिल पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर अलग-अलग ड्रिल पैटर्न में जो दूरी होगा एक होल से दूसरा होल का वो कुछ अलग ही होगा। तो इतना सारा ड्रिल पैटर्न आपको नहीं रटना है, आपको कुछ बेसिक याद रखना है और हल्का-हल्का डाटा सबके बारे में याद रखना है। इसीलिए किताब भी अगर आप पढ़िएगा डीजे देशमुख खोल के, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन इससे ज़्यादा लिखा ही नहीं है। कारण यही है क्योंकि अगर हम एक-एक पैटर्न को एक्सप्लेन करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। हर में आपका कट होल होता है, ईज़र होता है, ट्रिमर होता है। कट होल का कुछ अलग लंबाई है, ईज़र का कुछ अलग है, ट्रिमर का अलग है, एंगल कुछ अलग होता है ईज़र का, ट्रिमर का। फिर कुछ कंडीशंस होते हैं उसमें एंगल चेंज हो जाता है। तो उतना डिटेल में आपको पढ़ना भी नहीं है, किताब में भी नहीं दिया है। तो चलिए हम लोग जो आपका सिलेबस का पार्ट है उसको कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं पिरामिड कट में। इसका नाम कोई बार रटिए, पिरामिड कट को ही कौन कट कहते हैं? गंगाधरी शक्तिमान है। पिरामिड कट को ही कौन कट कहते हैं? गंगाधरी शक्तिमान। इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक टर्म है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है सर? कोयला है, कोयला, कोयला का लेयर, ये क्या है? कोयला। फिर यहाँ पे क्या है? कोयला। बीच में क्या मिल गया? चट्टान मिल गया। तो आप कोयला से दूसरा कोयला में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? ड्रिफ्ट मिलता है। आप एक तो गैलरी बनाते हैं उसको स्टोन ड्रिफ्ट कहेंगे या सिंपली ड्रिफ्ट कहेंगे। तो इसमें आप पिरामिड कट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाउड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? पिरामिड कट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? चलिए ओके, अब धीरे धीरे हल्का हल्का समझते हैं। देखो पिरामिड कट में हम जो होल करते हैं ना, बहुत सारा होल करेंगे, बहुत सारा होल करेंगे। और होल करने के बाद जब आपस में हम सबको ज्वाइंट करेंगे, जब आपस में हम सबको ज्वाइंट करेंगे तो कुछ पिरामिड जैसा शेप ये बनाता है। ठीक है, कुछ पिरामिड जैसा शेप ये बनाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिरामिड कट। पिरामिड कट में जो होल होता है बहुत सारा, उस होल को जब हम आपस में एक इमेजिनरी लाइन से मिला के देखते हैं तो एक पिरामिड नुमा शेप बनाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं पिरामिड कट। ठीक है, पिरामिड कट। पिरामिड कट को आप ड्रिफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्रिफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही लिखा है किताब में, आप पढ़ के देख लीजिएगा, पेज नंबर 199 में दिया होगा। अब आते हैं वेज कट। ठीक, वेज कट को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं फोटो निकाल लेता हूँ, अब समझता हूँ। चलिए एक बिटाते हैं। अरे यार, वेज कट। वेज कट का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं? कोयला में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? सॉलिड ब्लास्टिंग में कर सकते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन कौन से कट का इस्तेमाल होता है? वेज कट एंड फैन कट। वेज कट एंड फैन कट। वेज कट और फैन कट एक जैसा लगता है, एक जैसा लगता है देखने में, वेज कट और फैन कट। बट कुछ बेसिक सा अंतर होता है, कुछ बेसिक सा अंतर होता है वेज कट और फैन कट में। वेज कट फैन कट दोनों हम सॉलिड ब्लास्टिंग में उपयोग करते हैं, याद रहे। सॉलिड ब्लास्टिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, क्या ही बताएं, पैटर्न से भी पूछता है। तो इसको हम इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा समय दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो समय देना बनता है। सॉलिड ब्लास्टिंग में हम वेज कट फैन कट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में हम वेज कट फैन कट सबका दोनों का इस्तेमाल करते हैं। पिरामिड कट ही कौन कट है? गंगाधरी शक्तिमान है। पिरामिड कट ही कौन कट है? ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा है तो दिमाग में रहेगा। वेज कट और फैन कट सॉलिड ब्लास्टिंग में उपयोग करते हैं। दोनों एक जैसा लगता है लेकिन नीचे का कुछ अंतर है। जैसे अभी हम फ्रंट व्यू की बात करें, अभी हम वेज कट पे आते हैं, फिर फैन कट पे आएंगे। अब हम क्या करेंगे? फ्रंट व्यू की बात करते हैं। ठीक, फ्रंट व्यू में हम क्या करेंगे? एक कॉर्नर में यहाँ होल किए, एक कॉर्नर में यहाँ होल किए, दो को बीच में हम होल किए। ठीक है, अगर संख्या रहेगा तो हम इसमें कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके, अभी समझिएगा इसमें करना क्या होता है। एक कॉमन कॉन्सेप्ट दिया है ना? वेज कट में हम कॉर्नर में होल मारते हैं, इस एंगल पे मारे, इस एंगल पे मारे। ठीक, इस एंगल पे मारे, इस एंगल पे मारे। ठीक, इसके बाद ये दो को मारे तो ये थोड़ा अंदर करके मारे, ये अंदर करके मारे, ये स्ट्रेट करके मारे। ये दोनों तो आपका सीधा सीधा रहेगा, ये सीधा सीधा है,
इसी तरह से ये जो है इस एंगल पे मारे, ये इस एंगल पे मारे। तो आप अगर गौर कीजिएगा वेज कट में, तो जितना भी होल हम कर रहे हैं, इससे अगर ब्लास्टिंग होता है तो ये पूरा का पूरा होल फूटेगा तो एक स्क्वायर शेप जनरेट करेगा। ठीक है, एक स्क्वायर शेप जनरेट करेगा। आप सब होल को एक से मिलाइएगा तो एक स्क्वायर शेप जनरेट करेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के वेज कट में जो ब्लास्टिंग होता है ना, वेज कट में जो ब्लास्टिंग होता है वो आपका स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप देता है, मतलब एक इवन शेप देता है। जनरली सब में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि एक इवन शेप रखें, है ना। वेज कट हम लोग कोल्ड में इस्तेमाल करते हैं। वेज कट में 3 लाइन जनरली इस्तेमाल होता है। ठीक है, जनरली 3 लाइन का इस्तेमाल होता है। ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया। ठीक है, इसमें से नीचे जो है, नीचे सबसे ज़्यादा होल रहता है, नीचे सबसे ज़्यादा होल रहता है, नीचे कट होल रहता है। तो पॉइंट क्या आपको दिमाग में रखना है, जो वेज कट होगा, इतना तो कभी डिटेल में पूछा नहीं है, लेकिन चलिए बताते हैं, आपका किताब में है तो बताना पड़ेगा। नीचे सबसे ज़्यादा होल रहता है वेज कट में, नीचे सबसे ज़्यादा होल रहता है, नीचे कट होल रहता है वेज कट में, नीचे कट होल रहता है। सब कोयला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कट होल है तो फ्री फेस किधर बनेगा, नीचे बनेगा। तो फ्री फेस नीचे बनता है, फ्री फेस नीचे बनता है, फ्री फेस नीचे बनता है। बस यही सब चीज़ लिख के किताबों भर दिया है, फ्री फेस नीचे रहता है। तो ये 2-3 गो लाइन खाली याद समझ समझ जाइएगा तो काफ़ी है। वेज कट में, वेज कट में इतना ही दिया भी है, उतना इसे इतना तो पूछा भी नहीं है कभी, बट ठीक है चलो, दिया है तो समझ गए हम लोग। तो वेज कट सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज़ करते हैं। दूसरा कौन सा कट इस्तेमाल करते हैं, फैन कट। फैन कट में भी सबका सब सेम है, खाली नीचे का एंगल अलग रहता है। इधर 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 इधर, इसमें भी नीचे ज़्यादा होल रहता है, लेकिन इसमें एंगल क्या रहता है, एक एंगल इधर है तो एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, एक एंगल मतलब इसमें एंगल थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, एंगल थोड़ा अलग करते हैं हम लोग। इसमें भी कट होल कहाँ बनेगा, फाइन कट, जस्ट अ सेकेंड। चार्ज इन ईच होल इज हैवी, चार्ज एज कंपेयर टू फैन। देखो फैन कट और वेज कट में क्या अंतर है हम समझाते हैं। पहला तो नीचे वाला जो एंगल है वो डिफरेंस होता है, नीचे वाला लाइन का जो एंगल होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया, फैन कट में हम ज़्यादा बारूद भरते हैं, ज़्यादा बारूद पर होल जो हम बारूद भरते हैं वो ज़्यादा भरते हैं, लेकिन वेज कट में थोड़ा सा कम भरते हैं। तो अब ये सी बात है, प्रोडक्शन जो होगा वो फैन कट में ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन जो होगा वो फैन कट में ज़्यादा होगा। फैन कट में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वेज कट में प्रोडक्शन कम होता है। स्लैश फैन कट, नहीं इसको ऐसे समझते हैं, पहले वेज पढ़ा है तो वेज लिखते हैं। वेज कट वर्सेस फैन कट, क्या डिफरेंस है सर, नीचे वाला लाइन का एंगल अलग रहता है, रहता है, सेम टू सेम, ये डिफरेंस हो गया पहला वाला। दूसरा क्या डिफरेंस है, वेज कट में प्रोडक्शन पर होल कम होता है, प्रोडक्शन कम होल पर होल कम होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू, प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक, चल इसके बाद और क्या इसमें पढ़ सकते हैं, बारूद पर होल कम लगता है, बारूद पर होल कम लगता है। इसमें क्या है, बारूद पर होल ज़्यादा लगता है, बारूद पर होल ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लगता है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों हम सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज़ करते हैं, दोनों हम सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज़ करते हैं, दोनों हम सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म था, वेज कट और फैन कट। तो इसीलिए हम आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा समझाएं, बाकी आपको ज़्यादा कुछ ड्रिलिंग पैटर्न में पढ़ना नहीं है, फिर भी किताब में लिखा है तो हम आपको बताएंगे। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, पिरामिड कट। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, पिरामिड कट ही कोन कट है, पिरामिड कट ही कोन कट है, ड्रिफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, पिरामिड फॉर कट ही कोन कट। दूसरा हम आपको क्या बताया, वेज कट बताया। तीसरा हम आपको क्या बताया, फैन कट बताया। ये दोनों में हम क्या बताएं, सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं,
सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज करते हैं। अब आते हैं चौथा ड्रैग कट पे। चौथा किस पे आते हैं? ड्रैग कट पे आते हैं। ठीक है, तो ड्रैग कट के बारे में बोला गया है कि जो छोटा ड्रिफ्ट होता है ना, छोटा ड्रिफ्ट, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रैग कट का। ठीक, चलिए, ड्रैग किट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? छोटा ड्रिफ्ट, छोटा ड्रिफ्ट। बड़ा ड्रिफ्ट रहेगा या मॉडरेट ड्रिफ्ट रहेगा, बड़ा ड्रिफ्ट रहेगा या मॉडरेट ड्रिफ्ट रहेगा, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे? पिरामिड कट का। छोटा ड्रिफ्ट रहेगा बोले तो 1.8 मीटर से लेकर के 2.4 मीटर का चौड़ाई है इसका, है ना। इतना चौड़ा कर रहे हैं, हाइट भी थोड़ा कम ही रखते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ड्रैग कट का इस्तेमाल करते हैं छोटा ड्रिफ्ट, है ना। चलिए, ओके, तो ड्रैग कट आपका, फाइन कट तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, वेज कट पढ़ा दिए हैं, ड्रैग कट पढ़ा दिए। ठीक है, बर्न कट, बर्न कट। अगर हार्ड चट्टान है, ठीक, चट्टान है, अब ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट छोड़ दो, अगर हार्ड चट्टान है, इसके बाद होमोजीनियस ग्राउंड है, होमोजीनियस ग्राउंड मतलब एक ही चट्टान से मिलके बना हुआ है, होमोजीनियस रॉक है, तो उस कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बर्न कट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? बर्न कट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। कंजर्वेटिव रिड्यूस सुपरविजन इजी, इसमें कुछ होल हम ये खाली छोड़ देते हैं बिना बारूद का, है ना। बर्न कट का इस्तेमाल करते हैं हार्ड स्टार्टर को फोड़ने के लिए, बर्न कट का इस्तेमाल करते हैं हार्ड स्टार्टर को फोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका सेंट्रल होल होता है, कट होल होता है, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? रिंग बनाते हुए चलते हैं, है ना। एक होल हो गया ये वाला, उसके बाद हम इसको घेरेंगे ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारा होल से, फिर उस होल को हम घेरेंगे बहुत सारा ऐसे ऐसे करके होल से, फिर उस होल को घेरेंगे बहुत सारा होल करके। मतलब आप इन दोनों को सबको मिलाते चलिएगा तो एक एक सर्किल बनते जाएगा, सबको मिलाते चलिएगा तो ऐसे आपका सर्किल या स्क्वायर बनता जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया हमने? बताया कि बर्न कट जो है इसको हार्ड या होमोजेनियस स्टार्टर में इस्तेमाल करते हैं, हार्ड या होमोजेनियस स्टार्टर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, छठा नंबर पे आते हैं। छठा नंबर पे है कॉरमेंट कट, कोरोमंट कट। कॉरमेंट का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम लोग टनल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टनल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में टनल बनाया जाता है कि जी बिल्कुल बनाया जाता है, बहुत सारा माइंस है जहाँ पे टनल बनाया जाता है, सुरंग बनाया जाता है ना, डैम बनाया जाता है, उस जगह पर भी हमको ड्रिलिंग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, देखो इन दोनों होल को ना, बर्न कट को और कॉरमेंट कट को हम लोग को एक नाम दिया हुआ है, ये नाम आपको याद रखना है, पैरेलल होल कट। पैरेलल होल कट या पैरेलल कट होल हम कह सकते हैं इसको, पैरेलल कट होल, पैरेलल होल कट, पैरेलल कट होल, पैरेलल होल कट। बस इतना याद रखिए काफ़ी है। कॉरमेंट कट को हम टनल में इस्तेमाल करते हैं, बर्न कट को हार्ड होमोजेनियस रॉक में इस्तेमाल करते हैं, ड्रैग कट को हम छोटा ड्रिफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, वेज कट फैन कट को सॉलिड ब्लास्टिंग में उपयोग करते हैं, पिरामिड कट कोन कट को हम ड्रिफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, छोटा वाला ड्रिफ्ट या मॉडरेट ड्रिफ्ट में। यहाँ तक क्लियर हो गया सर? यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं सातवां, जिसको बोलते हैं रिंग ड्रिलिंग। रिंग ड्रिलिंग, रिंग ड्रिलिंग क्या होता है? रिंग ड्रिलिंग जैसे बेसिकली हम लोग मेटल माइंस में यूज करते हैं, मेटल माइंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? रिंग ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जैसे कि नाम में ही पता है, हम लोग रिंग बनाते हुए ड्रिल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका फ्लोर है, ये क्या है? ये आपका फ्लोर है, इसके बाद इसके ऊपर में हम ऐसे ऐसे करके अलग अलग रिंग बनाएंगे और इसको ड्रिल करेंगे। तो मेटल माइंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग स्टॉपिंग मेथड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? रिंग ड्रिलिंग का। ठीक है, रिंग ड्रिलिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक याद कीजिएगा, यहाँ तक याद कीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को। एक एक करके हम पढ़ते हैं, आप इसको रट सकते हैं तो रट लीजिए, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। इतना पॉइंट अगर आप लिख लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है, ड्रिलिंग पैटर्न से। सबसे पहले, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखा नहीं किताब, कहाँ से छूटेगा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं है कभी। इतना तो बहुत ज़्यादा हम लिख दिए हैं, इतना तो बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछा है, बट ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा तो क्या ही घट जाएगा। पिरामिड कट, इसको हम कोन कट भी कहते हैं, गंगाधरी शक्तिमान है। ड्रिफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, चाहे छोटा वाला ड्रिफ्ट, मॉडरेट वाला ड्रिफ्ट हो या बड़ा ड्रिफ्ट हो, तब हम इस्तेमाल करेंगे। बड़ा वाला ड्रिफ्ट हो या मॉडरेट ड्रिफ्ट हो, तब इस्तेमाल करेंगे।
वेज कट और फैन कट हम सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज़ करते हैं। वेज कट फैन कट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। फैन कट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वेज कट में थोड़ा कम होता है। इसके बाद आता है ड्रैग कट। ड्रैग कट हम छोटा ड्रिफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। छोटा ड्रिफ्ट किसको कहते हैं? जिसमें चौड़ाई जो है वो 1.8 मीटर से 2.4 मीटर चौड़ाई हो, तो छोटा ड्रिफ्ट हो गया। बर्न कट में इस्तेमाल करते हैं हार्ड वाला जो चट्टान है। होमोजीनियस चट, होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होगा। मतलब अगर सैंडस्टोन है या कुछ बड़ा चट्टान है जिसमें अगर एक कंस्टिट्यूएंट है उसी से मिलकर पूरा चट्टान बना है, तो उसको होमोजीनियस कहेंगे। तो हार्ड वाला या होमोजीनियस चट्टान को फोड़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बर्न कट का। कॉर्मेंट कट क्या होता है? टनल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉर्मेंट कट का किसका इस्तेमाल करते हैं टनल बनाने के लिए? कॉर्मेंट कट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कॉर्मेंट कट का इस्तेमाल करते हैं टनल बनाने के लिए, है ना। और बर्न कट को और कॉर्मेंट कट को, इन दोनों को अगर हम मिला दें, बर्न कट को और कॉर्मेंट कट को, इन दोनों को अगर हम मिला दें, तो इन दोनों को मिला के कहते हैं पैरेलल होल कट। क्या कहते हैं? पैरेलल होल कट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल होल कट कहते हैं। फिर आता है रिंग ड्रिलिंग, जिसको हम लोग मेटल माइंस में इस्तेमाल करते हैं। इतना लाइन को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा तो आपका काम भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेते हैं कितना समय हुआ है। सॉलिड ब्लास्टिंग टेक्स्ट बुक। देखो मेरे भाई, सॉलिड ब्लास्टिंग जो टॉपिक है इसको आप टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर आप ओवरमैन हैंडबुक या एचपी सोनी साहब का किताब या कोई भी किताब पढ़ते हैं, डाटा का थोड़ा लोचा है दोस्त। उनका डाटा अपडेट हो सकता है कि एलसी काकू का डाटा एकदम अपडेटेड डाटा रहता है, लेकिन आपका जो टेक्स्ट बुक में लिखा है आपको यही डाटा पढ़ना है। तो डाटा में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मगजमारी होगा। आपको लगेगा कि हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक का ही डाटा सर्वोपरि है। अगर पहला मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर बताया है, पहला नंबर पे आता है सीएमआर, फिर आता है आपका माइंस एक्ट, फिर आता है आपका माइंस रूल, ठीक। इसके बाद आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या करती है? डीजे में टाइम टू टाइम गैजेट निकाल निकाल के बताते रहती है, ठीक है। तो इसके बाद ये सब जो प्रीफरेंस ऑर्डर है, लास्ट में आता है आपका टेक्स्ट बुक, कि लास्ट में क्या आता है? टेक्स्ट बुक। इसके बाद अगर टेक्स्ट बुक में कोई डाटा नहीं दिया है तब जाके आप ओवरमैन हैंडबुक या और भी जो रेफरेंस बुक है उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है। सीएमआर में अगर नहीं दिया है, सॉलिड ब्लास्टिंग सीएमआर में पूरा डिटेल में नहीं दिया, उसका बहुत सारा डाटा नहीं है ना। तो इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक का डाटा यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आपको यही वाला डाटा मान के चलना है, क्योंकि ये आपका टेक्स्ट बुक है। जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक माना जाता है ना, आईपीएस आईएएस का जब एग्जाम होता है, समझिएगा मेरे बात को, आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का या यूपीएससी का, अलग अलग स्ट्रीम का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आप बहुत सारा किताब पढ़ते हैं, अलग अलग राइटर का, अलग अलग चीज़ का। लेकिन जानते हैं ऑथेंटिक किसको माना जाता है? एनसीईआरटी का डाटा को। भले ये डाटा पुराना हो, भले ये डाटा नया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एनसीईआरटी का डाटा को ऑफिशियल डाटा माना जाता है, ऑफिशियल डाटा। इस जिस तरह से एनसीईआरटी को ऑफिशियल मानते हैं 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, ग्रेजुएशन का, है ना, अलग अलग किताब का, तो उसी तरह से हम लोग का जो सॉलिड ब्लास्ट, मतलब ये सब जो माइनिंग वाला टॉपिक है, इसको टेक्स्ट बुक हम मानते हैं डीजे देशमुख को, डीजे देशमुख को, ठीक है। इसको हम लोग टेक्स्ट बुक मानते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे थे सॉलिड ब्लास्टिंग। तो भैया इसके बारे में हम क्या ही बताएं, पहले से आप पढ़ चुके हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करेंगे? P5 एक्सप्लोसिव का। किसका इस्तेमाल करेंगे? P5 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करेंगे। सॉलिड ब्लास्टिंग का दूसरा नाम क्या है? BOS, बॉस, ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड। ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड इसको हम कहेंगे। शॉर्ट में हम लोग इसको सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डीले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डीले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी कैरिक, कैरिक शॉर्ट डीले डेटोनेटर। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, डीले डेटोनेटर दो टाइप के होता है, लॉन्ग डीले डेटोनेटर और शॉर्ट डीले डेटोनेटर। लॉन्ग डीले डेटोनेटर को हाफ सेकंड डीले डेटोनेटर कहते हैं, और शॉर्ट डीले डेटोनेटर को हम क्या कहते हैं? मिली सेकंड डीले डेटोनेटर। क्या कहते हैं? मिली सेकंड। तो मतलब मिली सेकंड वाला डीले डेटोनेटर का इस्तेमाल होगा। कैरिक एक कंपनी है, जनरली इसी का भारत में उपयोग किया जाता है, कैरिक शॉर्ट डीले डेटोनेटर। कैरिक शॉर्ट डीले डेटोनेटर, कैरिक शॉर्ट डीले डेटोनेटर, डीले डेटोनेटर का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं।
ठीक है, जो कि जनरली IEL नाम का एक कंपनी है वो बनाती है ना। या फिर कोल्ड डीलर डेटोनेटर भी हम कह सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद DGMS अप्रूवल देगा, अभी सब तो बताने की जरूरत नहीं है। DGMS अप्रूवल देगा तब जाके आप होल कर सकते हैं। पैटर्न कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पैटर्न, ड्रिल पैटर्न। ड्रिल पैटर्न कौन सा इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा देर पहले बताए थे, फैन कट एंड वेज कट। फैन कट या वेज कट, दोनों में से हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। पाउडर फैक्टर बताया सॉलिड ब्लास्टिंग का। पाउडर फैक्टर क्या होता है पहले इसको समझा देते हैं, आ गए तो। ठीक है, पाउडर फैक्टर थोड़ा सा समझ लीजिए। कितना टन माल टूटा, ये हम लिखेंगे टन में, डिवाइडेड बाई 1 किलो बारूद में। सिंपल भाषा में समझिए, कितना टन माल टूटा डिवाइडेड बाय 1 किलो बारूद में। मतलब 1 किलो बारूद हम डाले, ब्लास्टिंग किए, 1 किलो बारूद में कितना टन माल टूटा, उसे हम क्या कहेंगे? पाउडर फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? पाउडर फैक्टर कहेंगे। पाउडर फैक्टर कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? पाउडर फैक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? टी पर केजी। टी पर केजी, टी की क्यों लिखा जाता है? देखो पहले ना टन को हम लोग टी से डिनोट करते थे, टी का मतलब होता था टन। ठीक है, आजकल हम टीएन से डिनोट करते हैं। तो कहीं पर टीएन लिखा रहे या टी लिखा रहे, आपको समझ जाना है कि ये टन के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो इसका यूनिट क्या होता है? टन पर केजी। टन पर केजी, ऊपर वाला टन डिवाइडेड बाय नीचे केजी। तो 1 किलो बारूद में जितना माल टूटता है उसी को हम कहते हैं पाउडर फैक्टर। तो कितना माल टन टूटा डिवाइडेड बाय 1 किलो बारूद में इज इक्वल्स टू पाउडर फैक्टर, है ना। चलिए, पाउडर फैक्टर समझ गए। पाउडर फैक्टर कितना होता है सॉलिड ब्लास्टिंग का? तो अभी थोड़ा सा देखो, कंपटीशन का लेवल चेंज हो रहा है तो पूछ सकता है, तो इसको रट लीजिएगा। पाउडर फैक्टर सॉलिड ब्लास्टिंग में कितना होता है? तो होता है 1.5 से 2.5। ऑब्वियस सी बात है, इसका यूनिट हो जाएगा टन पर केजी। क्या बताएं हम? 1.5 से 2.5 केजी टन पर केजी होता है आपका पाउडर फैक्टर। क्या होता है? पाउडर फैक्टर। दूसरा है डेटोनेटर फैक्टर। डेटोनेटर फैक्टर, डेटोनेटर फैक्टर क्या होता है? एक बारूद, एक डेटोनेटर जितना माल तोड़ पाता है, एक डेटोनेटर जितना माल तोड़ पाता है उसको हम लोग कहते हैं, जितना माल तोड़ पाता है, जितना टन माल तोड़ पाता है उसको हम लोग कहते हैं डेटोनेटर फैक्टर। ठीक है, तो ये सब पढ़े होंगे आप। डेटोनेटर फैक्टर बराबर लिख ही देते हैं, चलो। कितना टन माल टूटा डिवाइडेड बाई एक डेटोनेटर से। एक डेटोनेटर से जितना टन माल टूटा उसे हम क्या कहेंगे? डेटोनेटर फैक्टर कहेंगे। डेटोनेटर फैक्टर कहेंगे। तो डेटोनेटर फैक्टर क्या बताया है? डेटोनेटर फैक्टर बोला है 0.8, अरे उल्टा लिखा रहा है यार, 0.8 से लेकर के 1.25। ऑब्वियस सी बात है, इसका हो जाएगा टन पर डेटोनेटर। टन पर डेटोनेटर इसका यूनिट हो जाएगा। चलिए, तो इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग वाला क्या क्या हिसाब किताब है और समझते हैं इसको। देखो भैया, सॉलिड ब्लास्टिंग को BOS यानी ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड भी कहते हैं। इसमें P5 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं, डीले डेटोनेटर का यूज़ करते हैं। डीले में भी कौन सा करेंगे भैया? तो शॉर्ट डीले डेटोनेटर का करेंगे। कैरिक नाम का कंपनी है, इसमें जनरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्रिल पैटर्न या तो फेन कट होगा या वेज कट होगा। पाउडर फैक्टर मेरा सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए 1.5 से 2.5 होता है। पाउडर फैक्टर 1.5 से 2.5 होता है। पाउडर फैक्टर 1.5 से 2.5 होता है। डेटोनेटर फैक्टर 0.8 से 1.25 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद इसमें इन्वर्स इनिशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्स इनिशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, दो टाइप का इनिशिएशन होता है, इन्वर्स इनिशिएशन, डायरेक्ट इनिशिएशन। मतलब बारूद होल में किस तरीके से घुसा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका फेस, फेस में आप किए एक तो होल, होल करने के बाद आप बारूद डाल रहे हैं। ठीक, तो आप बारूद डाल रहे हैं, मान लीजिए एक बारूद ये हो गया, दूसरा बारूद ये हो गया, तीसरा बारूद ये हो गया।
तो आपका जो डेटोनेटर था वो लास्ट वाला बारूद में लगा हुआ है, आप इसको उल्टा डाल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्स इनिशिएशन। और यही वाला आप अगर सीधा डाल रहे हैं, सीधा डाल रहे का मतलब क्या है, सीधा डालने का मतलब है कि जो बारूद है इसमें जो डेटोनेटर लगा हुआ है एकदम सीधा सीधा है, ऐसे बाहर निकला हुआ, तो उसको आप कहेंगे डायरेक्ट इनिशिएशन। तो सॉलिड ब्लास्टिंग में हम इन्वर्स इनिशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्स इनिशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बाकी कुछ कुछ डाटा है जो आपको पढ़ना है, अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ सॉलिड ब्लास्टिंग, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें भी, है ना। बाकी इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं, बाकी तो भाई खाली बाकायदगी लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, इस पर भी आते हैं। अभी सॉलिड ब्लास्टिंग पढ़ा रहे हैं तो इसको पहले कर लेते हैं। देखो सॉलिड ब्लास्टिंग में आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि ड्रिल पैटर्न, फैन कट, वेज कट, पाउडर फैक्टर सॉलिड ब्लास्टिंग का 1.5 से 2.5, डेटोनेटर फैक्टर 0.8 से लेकर 1.25, इन्वर्स इनिशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड कहते हैं, कैरिक वाला डिले डेटोनेटर, मिली सेकेंड डिले जिसको शॉर्ट डिले डेटोनेटर कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, नोट करना चाहते तो कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ प्रॉब्लम वाला डाटा, P1 एक्सप्लोसिव, P3 एक्सप्लोसिव, P5 एक्सप्लोसिव। ठीक, P5 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हम करते हैं किसमें, सॉलिड ब्लास्टिंग में। किसमें करते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग में। अब अगर सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि हम डिग्री 1 में कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि हम डिग्री 2 में कर रहे हो या 3 में कर रहे हो। तो जब हम डिग्री 2 और 3 में करेंगे तो बारूद का मात्रा, मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज पर शॉट होल, एक पर होल में हम कितना ग्राम, यहाँ ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम याद रखिएगा, ग्राम नॉट किलो, ग्राम ग्राम, एक ठो छेदा में कितना मैक्सिमम बारूद भर सकते हैं, उसका कुछ डाटा है जो आपको चाटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, रटना ही पड़ेगा। चलिए, तो P1 टाइप का, P3 टाइप का और P5 टाइप का, भारत में हम यही तीन इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए भारत में जो नियम बनाया गया इस तीन के लिए बनाया गया। P1 बारूद, P1 बारूद हम किस में इस्तेमाल करते हैं, और P3 बारूद हम किस में इस्तेमाल करते हैं, कट वाला ब्लास्टिंग में। कट ब्लास्टिंग को हम क्या बोलते हैं बताने की जरूरत नहीं, NOS बोलते हैं, और ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड को ये। चलो, कट ब्लास्टिंग जो है इसमें अगर 1 डिग्री मतलब अगर हम P1 वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो 800 ग्राम हम एक होल में मैक्सिमम डाल सकते हैं। P3 वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 किलो बारूद हम मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो बारूद हम मैक्सिमम डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सॉलिड ब्लास्टिंग करें डिग्री 1 में, 1 किलो बारूद हम मैक्सिमम डाल सकते हैं, और 2 और 3 डिग्री है तो 565 ग्राम मैक्सिमम डाल सकते हैं। देखो यार, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर कोई कंडीशन नहीं बताए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ नहीं बताए, तो आपको कम वाला डाटा लेके चलना है, यानी 565 ग्राम डाटा लेके चलना है। लेकिन अगर बता दे स्पष्ट तौर पे कि 1 डिग्री का माइनस है, सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, पर होल कितना चार्ज या कितना बारूद आप भर सकते हैं, तो याद रखना है 1 किलो बारूद भर सकते हैं पर होल। कितना भर सकते हैं, 1 किलो भर सकते हैं। इसी तरह से अगर 2 डिग्री 3 डिग्री स्पष्ट पूछे कि बताओ सेकेंड डिग्री का या थर्ड डिग्री का माइनस है, सॉलिड ब्लास्टिंग आपको करना है, पर होल कितना बारूद भर सकते हैं, तो 565 ग्राम भर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा है, तो इसको रट लीजिएगा। अगर बोलेगा P1 एक्सप्लोसिव P3 वाला, जैसे ECL में पूछा था, तो कुछ अटपटा टाइप का क्वेश्चन ही पूछ सकता है। तो P1 टाइप का एक्सप्लोसिव और P5 टाइप का एक्सप्लोसिव को हम कट ब्लास्टिंग में यूज करते हैं। अगर P1 की बात करें तो 800 ग्राम पर होल हम बारूद भरते हैं, और P3 की बात करें तो 1 किलो पर केजी हम बारूद भरते हैं। कितना, 1 केजी पर किलो बारूद भरते हैं। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो आगे हम कुछ पढ़ाएंगे। चलिए, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बेसिक और भी चीज़ें हैं, उसको भी पढ़ाना ज़रूरी है। इसको नोट करते जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, नोट करते जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। डिग्री 1 में हम क्या बताएं, अगर P1 है तो डिग्री 1 में 800 किलो, P1 है तो P2 डिग्री 2 डिग्री 3 में हम P1 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, P2 का अगर बात करें तो 1 है चाहे 2 है चाहे 3 है, तीनों डिग्री है तो 1 किलो बारूद हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। P5 टाइप का एक्सप्लोसिव है, सॉरी P3 है, P5 टाइप का एक्सप्लोसिव है तो 1 डिग्री में हम कितना इस्तेमाल करेंगे, 1 किलो।
2 डिग्री या 3 डिग्री है तो कितना इस्तेमाल करेंगे हम, 565 ग्राम। ठीक है, ये वाला डाटा बार बार पढ़िएगा, जरूरी डाटा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि आप अगर सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, यूएस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम डिले होगा, फर्स्ट होल लास्ट होल, इन दोनों के बीच में जो डिले होगा, जो डिले होगा, जो डिले होगा, अगर 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री एक साथ है, उसमें अलग था, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो 150 मिली सेकेंड, 150 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे नहीं होना चाहिए? से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। और अगर 3 डिग्री है तो उस कंडीशन में 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दूसरा वाला जो डाटा हम लिख रहे हैं ना, 100 मिली सेकेंड वाला, ये कोई किताब में नहीं दिया है, ये दिया है आपका टेक्स्ट बुक में, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री पूछेगा, आप 150 मारिएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, आप बोलेगा हम तो पढ़ के आए थे, पढ़े थे लेकिन आप डिटेल में नहीं पढ़े थे। तो फर्स्ट होल से लास्ट होल के बीच का जो दूरी होता है, जो टाइमिंग होता है इंटरवल, उसका फूटने का एक समय होता है जो फिक्स होता है। तो अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री का माइनस है तो 150 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर 3 डिग्री का माइनस है तो 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। पहला वाला सेकेंड डिग्री में 150, थर्ड वाला में 100, पहला सेकेंड डिग्री में 150, थर्ड वाला में 100, सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री में 150, थर्ड वाला में 100, ऐसे रटिए रटिए मेरे साथ। लास्ट फर्स्ट होल से लास्ट होल के बीच का फूटने का जो इंटरवल होगा, फर्स्ट होल से लास्ट होल के बीच का फूटने का जो इंटरवल होगा, यानी डिले होगा, फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री के माइनस में 150 मिली सेकेंड है, और थर्ड डिग्री के माइनस में 100 मिली सेकेंड है। फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री के माइनस में 150 मिली सेकेंड है, और थर्ड डिग्री के केस में 100 मिली सेकेंड। रटते जाइए, याद हो जाएगा। ठीक है, अभी सवाल है टू कंजिक्यूटिव। टू कंजिक्यूटिव, टू कंजिक्यूटिव का क्या मतलब होता है समझते हैं। एक 0 नंबर वाला डेटोनेटर है, ठीक है, और एक 1 नंबर वाला डेटोनेटर है, इसको हम बोलेंगे कंजिक्यूटिव। इसी तरह से 1 नंबर वाला डेटोनेटर है और 2 नंबर वाला डेटोनेटर है, इसको बोलेंगे कंजिक्यूटिव। इसी तरह से 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला डेटोनेटर है, इसको बोलेंगे कंजिक्यूटिव। तो इसका जो फूटने का डिले है, चाहे कोई भी डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, जो फूटने का इंटरवल है वो कितना है, 60 मिली सेकेंड। कितना है, 60 मिली सेकेंड। तो कंजिक्यूटिव में 60 मिली सेकेंड, और अगर फर्स्ट से लास्ट की बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री में 150 मिली सेकेंड, और 3 डिग्री में 100 मिली सेकेंड। ठीक है, ये वाला डाटा भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कंजिक्यूटिव वाला है। ठीक है, चल यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक तो और डाटा है इसमें, वो भी हम पढ़ाई देते हैं। एक तो और डाटा है, दो होल का बीच का दूरी, एडजेसेंट होल। एडजेसेंट होल का मतलब क्या होता है आप समझते हैं। पहले डू कंजिक्यूटिव में हमने क्या बताया, 60 मिली सेकेंड। टू कंजिक्यूटिव होल मतलब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट होल के बीच की दूरी। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक 0 नंबर का डेटोनेटर है, एक 0 नंबर का डेटोनेटर है, इसके बाद 1 नंबर का डेटोनेटर है, तो क्या आप इन दोनों को एडजेसेंट नहीं मानिएगा? जी बिल्कुल मानेंगे सर। 0 नंबर रहे, 1 नंबर है, अगल बगल है ना भाई, 0 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो, तो इसको भी एडजेसेंट बोलेंगे हम। और 0 0 के बीच में भी है, ये भी एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बेसिकली दो गो छेदा, कितना नंबर का डेटोनेटर डाला हमको कोई मतलब नहीं है, दो तो होल के बीच का दूरी को हम एडजेसेंट होल का दूरी कहेंगे। ये मिनिमम कितना होना चाहिए, ये मिनिमम कितना होना चाहिए, ये मिनिमम सॉरी मिनिमम कह रहे हैं मतलब ठीक है, ये आपका नॉट कम क्लोजर, यानी मिनिमम, हम हाँ मिनिमम ये सही है, 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर, इससे कम दूरी नहीं होना चाहिए। 0.6 मीटर से कम दूरी नहीं होना चाहिए एडजेसेंट होल के बीच का दूरी। तो आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फर्स्ट होल से लास्ट होल के बीच का दूरी जो होता है, फर्स्ट और सेकंड डिग्री में जो फूटने का समय होता है 150 मिली सेकेंड, थर्ड डिग्री में 100 मिली सेकेंड। दूरी का बात करेंगे तो 60 सेंटीमीटर टू एडजेसेंट का, और टू कंजिक्यूटिव का बात करेंगे तो 60 मिली सेकेंड फूटने का समय। तो पूरा अच्छे से याद कीजिएगा, एकदम याद होगा। इसके बाद सॉलिड ब्लास्टिंग का कुछ फ़ायदा बताया है कि सॉलिड ब्लास्टिंग से क्या फ़ायदा है। तो कोल कटिंग मशीन का ज़रूरत नहीं पड़ता, उसके लिए रास्ता बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोल कटिंग मशीन से वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, सपोर्ट खोलना पड़ता है, हम ऊपर वाला ही सपोर्ट लगा सकते हैं। एंकर पाइप ढीला हो जाता है,
ठीक है, स्किड माउंटेड मशीन है तो रास्ता भी खराब होता है, जगह छेकता है, केबल उबल ब्रस्ट हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है जो बताया है जनरली इसमें, जो हम आपको तुरंत बता दिए। अभी खत्म नहीं हुआ सॉलिड ब्लास्टिंग, अभी सुनते जाइए। अभी क्या है डिग्री 1 में, एयर का मात्रा, हवा की मात्रा, हवा की मात्रा कितना होगा 1 डिग्री में, 284 मीटर क्यूब पर मिनट। जो फेस होता है जहाँ पे आप ब्लास्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उसके आउट बाई एंड में, जस्ट फेस के थोड़ा बाहर में जहाँ हवा पहुँच रहा है, 284 मीटर क्यूब होना चाहिए 1 डिग्री में। डिग्री 2 में कितना होना चाहिए, 284 मीटर क्यूब पर मिनट होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों में सेम है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा उल्टा कर दिया। 1 डिग्री का बात करें या 2 डिग्री का बात करें, एयर का मात्रा हम बोलेंगे, हवा की मात्रा, हवा की मात्रा 284 मीटर क्यूब पर मिनट, 284 मीटर क्यूब पर मिनट होना चाहिए। और अगर 3 डिग्री है तो इस कंडीशन में कितना हो जाता है, 300 से 600, कितना हो जाता है, 300 से 600 मीटर क्यूब पर मिनट, 300 से 600 मीटर क्यूब पर मिनट। ये इतना बड़ा रेंज क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो हर अलग अलग माइंस में अलग अलग गैस का मात्रा होता है और कंडीशंस वहाँ का अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा यार। बाकी अब आते हैं आगे, बाकी अब आगे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि 1 डिग्री 2 डिग्री हवा का मात्रा 284 मीटर क्यूब, और 3 डिग्री है तो 300 से 600 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, अब लिमिटेशंस ऑन बॉक्स, बारूद बॉक्स, बारूद वाला जो बक्सा होता है ना सर, बारूद वाला जो बक्सा होता है, इस बक्सा में कुछ लिमिटेशंस होते हैं। क्या लिमिटेशंस होते हैं, बोला गया है एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर एक साथ नहीं रखेंगे, एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर एक साथ नहीं रखेंगे, ये तो आपको पता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव डेटोनेटर एक साथ नहीं रखेंगे। डेटोनेटर का अगर 1 नंबर वाला है और डेटोनेटर अगर 2 नंबर वाला है तो फिर एक बक्सा में नहीं रखेंगे। दो अलग अलग नंबर का डेटोनेटर या दो अलग अलग कंपनी का डेटोनेटर हम एक साथ नहीं रखेंगे। ठीक है, दो अलग अलग बारूद है, एक्सप्लोसिव है, वो अलग टाइप का है, वो अलग टाइप का एक्सप्लोसिव है, तब भी हम एक साथ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कुछ डाटा भी है इसमें, क्या डाटा है, बोला गया है कि जो बारूद का डब्बा है, बारूद का जो डब्बा है, ठीक है, बारूद का जो डब्बा है, बारूद का डब्बा में मैक्सिमम कितना बारूद आएगा, मैक्सिमम कितना बारूद आएगा, 5 किलो, कितना आएगा, 5 किलो, ओनली वन केस में अब कितना आएगा, 5 किलो बारूद आएगा। ठीक है, चलिए, और जो डब्बा होता है इसका एक नंबरिंग दिया जाता है और कोशिश किया जाता है इसको एक रखे, और अलग अलग कलर दे दिया जाता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में। वो कोई नियम नहीं है, वो एक बनाया गया ये है, अपने से बनाता है जनरली, है ना। चलिए, ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, एक डब्बा में 5 किलो से ज़्यादा बारूद नहीं रखेंगे। अभी क्या कुछ पॉइंट और है, जैसे प्राइमर कार्ट्रिज किसको बोलते हैं, प्राइमर कार्ट्रिज किसको बोलते हैं, तो जिस भी एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज में हम डेटोनेटर घुसा दिए उसको क्या बोलेंगे, प्राइमिंग कार्ट्रिज बोलेंगे। प्राइमिंग कार्ट्रिज जनरली कहाँ बनाया जाता है, फेस के नज़दीक बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, फेस के नज़दीक बनाया जाता है। लेकिन साफ्ट सिंकिंग अगर चल रहा है, साफ्ट सिंकिंग अगर चल रहा है, तो इस कंडीशन में आप सरफेस में बना सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं, सरफेस में बना सकते हैं, और बना के फिर वहाँ उतर के ब्लास्टिंग कर सकते हैं। इसको कैरी करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, अगर प्राइमर बारूद हम बना चुके हैं तो उसको हमको ढोने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, अभी देखो इसका दो एंड होता है बारूद का जो कार्ट्रिज है, जिधर हम डेटोनेटर घुसा रहे हैं, इस एंड को क्या बोलते हैं, बिजनेस एंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एंड बोलते हैं। तो कभी पूछेगा बिजनेस एंड इनमें से किससे संबंधित है, एक्सप्लोसिव से संबंधित है, दूसरा दूसरा कुछ चीज़ बोल देगा, तो बिजनेस एंड जो है वो संबंधित किससे है, बारूद से संबंधित। ठीक है, जिधर हम डेटोनेटर घुसेड़ दिए हैं, है ना, तो उधर वाला पोर्शन को हम बोलेंगे बिजनेस एंड, और दूसरा वाला को आप जनरल एंड बोलते हैं, है ना। चलिए, अब क्या बचा इसमें, एक भी पॉइंट नहीं बचा है जो हम आपको पढ़ाएं। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, स्टेमिंग, हाँ, स्टेमिंग मटेरियल का प्रोपोर्शन, एक भी चीज़ हम छोड़ना नहीं चाहते हैं यार, क्योंकि पहले हम बैच पढ़ाए हैं एक दो, उसमें एक आध चीज़ छोड़ दिए थे,
सोचे थे ये सब जनरली नहीं पूछता है। कुछ क्वेश्चन यूजुअल होते हैं, कुछ अनयूजुअल होता है। आदमी बोलता है यूजुअल क्वेश्चन पूछा तो बहुत आसान था, अनयूजुअल क्वेश्चन पूछा जो जनरली नहीं पूछता है तो बोलता है हार्ड था। है तो दोनों सिलेबस का ही चीज़, लेकिन कभी अनयूजुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देता है तो बोलता है आदमी बहुत भयंकर एग्जाम दिया भाई, सीएल हालत ख़राब कर दिया। और यूजुअल क्वेश्चन कभी पूछता है तो बोलता है अरे बड़ा आसान था, जैसे डब्ल्यूसीएल का क्वेश्चन था, बहुत आसान था, यूजुअल क्वेश्चन है वो। तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी रेशियो भी ऐसा होता है कि 20% यूजुअल पूछता है, 80% अनयूजुअल, बोलता है भैया बहुत हार्ड था। कभी कभी रेशियो बढ़ाते जाएंगे तो बोलेगा बहुत आसान था, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो कुछ ऐसा ही होता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ किताब पूछ दिया, सब का सब किताब में मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेमिंग मटेरियल का प्रोपोर्शन। स्टेमिंग मटेरियल का प्रोपोर्शन, जो हम ठसानी करते हैं बारूद भरने के बाद, तो वो ठसानी वाला जो कार्ट्रिज होता है मेरा, जो ठसानी वाला कार्ट्रिज होता है, ठीक है, वो कार्ट्रिज जनरली 25 से 30 mm डाया का होता है। 25 से 30 mm डाया का होता है, और 150 से 200 mm लंबा होता है। 150 से, अरे यार, 150 से 200 mm क्या होता है, लंबा होता है। ठीक, तो ये जनरली होता है। इसमें 3:1 रेशियो रहता है। 3:1 रेशियो रहता है, जिसमें 3 रेशियो में क्या रहता है, सैंड, और 1 रेशियो में क्या रहता है, क्ले। और पानी का भी रेशियो होता है क्या, पानी का जी बिल्कुल होता है, लेकिन पानी का कोई रेशियो नहीं होता है, बल्कि इसको मिलाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 3:1 रेशियो होता है सैंड इज टू क्ले का। सैंड इज टू क्ले जो है वो 3:1 रहेगा। यानी अगर हम 3 किलो बालू ले रहे हैं तो 1 किलो चीटा माटी लेंगे। चीटा माटी का मतलब होता है क्ले लेंगे, एक मिट्टी होता है जो पूरा क्ले वाला मिट्टी, उसको हम लेंगे। तो ये दोनों को मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के लिए हमको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। क्ले में ऑलरेडी पानी रहता है, बट थोड़ा सा हमको और पानी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, स्वाद अनुसार, नमक जैसे डालते हैं वैसे ज़रूरत के अनुसार। और उसके बाद हम बनाते हैं। तो स्टेमिंग मटेरियल में याद रखिएगा 3:1 मटेरियल में सैंड इज टू क्ले रहता है। सैंड इज टू क्ले रहता है। कभी भी हम कोई होल को ब्लास्ट करना चाहते हैं तो पहले हम 2-3 गो, कम से कम 2 से 3 गो स्टेमिंग मटेरियल डाल देंगे, उसके बाद हम जाके बारूद डालेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए क्रैक है भी तो वो क्रैक पूरी तरह से कवर हो जाए, ढक जाए। इसके लिए हम लोग पहले स्टेमिंग मटेरियल डालते हैं, फिर जाके हम ब्लास्टिंग करते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्लास में पूरा बारूद खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। और ओपन कास्ट बचा है वो बड़ा चैप्टर, बाकी तो सब छोटा छोटा है यार, टुटपुंजिया चैप्टर सब। अब आते हैं कंप्लीट प्रोसीजर फॉर शॉर्ट फायरिंग। शॉर्ट फायरिंग क्या है कंप्लीट प्रोसीजर। सबसे पहले हम आएंगे, आके फेस को साफ करेंगे। फेस जब साफ हो जाएगा, फेस को साफ करने को क्या बोलते हैं, मकिंग बोलते हैं। मकिंग क्या है, कोयला टूटा गिरा हुआ है, कोयला, कोयला टूटने के बाद गिरा हुआ है कोयला, तो उस कोयला को हम ट्रांसपोर्ट कर करके उसको साफ करेंगे फेस को, और अगला ब्लास्टिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, मकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकिंग बोलते हैं। मकिंग मतलब फेस को साफ करना। फेस को साफ करना, वहाँ जो कोयला पड़ा है एसडीएल से हटाओ, साफ करो, कोयला वोयला सब ठीक करो, तो उसको बोलते हैं मकिंग। तो सबसे पहले तो हो गया मकिंग, फेस को साफ किए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप गैस का जांच करेंगे। अब आप क्या करेंगे, गैस का जांच करेंगे। कितना मीटर के दायरे में, 8 मीटर के दायरे में। 8 मीटर के दायरे में अभी होल का जांच करेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें पूरा सीक्वेंस में नहीं दिया है, थोड़ा इधर उधर कर दिया है। ठीक है, ओके, चलिए हम एक बार बता देते हैं आपको। थोड़ा सा अटपटा डाटा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको। देखिए कंप्लीट प्रोसीजर लिखे हैं तो कंप्लीट हम बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मकिंग होगा, यानी फेस को साफ किया जाएगा। फेस को साफ करने के बाद जब हम फेस पूरी तरह से साफ कर लिए हैं, तो मेरा क्या लगेगा, सपोर्ट लगेगा। सपोर्ट लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रिलर को बुलाएंगे और ड्रिलिंग करवाएंगे। ठीक है, ड्रिलिंग करवाने के बाद हम क्या करेंगे, गैस का जांच कराएंगे। गैस जांच कराने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम बारूद भरना शुरू करेंगे, यानी कि चार्जिंग का काम हम शुरू करेंगे। चार्जिंग हो गया मेरा, तो चार्जिंग होने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से गैस का जांच करेंगे, है ना, कनेक्शन करेंगे और फिर ब्लास्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, और अब हम क्या कर देंगे, ब्लास्टिंग कर देंगे। ब्लास्टिंग करने के बाद क्या होगा, फिर से मेरा इंस्पेक्शन किया जाएगा, मिसफायर हुआ है नहीं हुआ है ना।
इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन करने के बाद फिर हम पानी का छिड़काव करेंगे। पानी का छिड़काव करेंगे। पानी का छिड़काव हम पहले भी करते हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग से पहले, ड्रिलिंग के जस्ट बाद यहाँ पे हम लोग पानी का छिड़काव फिर से करते हैं। पानी का छिड़काव, तो ये जनरल प्रोसीजर होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा तो समझ जाइएगा, जनरल प्रोसीजर यही होता है। अब कुछ डाटा है जो आपको पढ़ लेना है, रट लेना है। क्या क्या डाटा है? कट होल में, होल जो है वो कट से कितना सेंटीमीटर छोटा रहता है? कितना सेंटीमीटर छोटा रहता है? तो 150 mm को बोले या 15 सेंटीमीटर बोले, 15 सेंटीमीटर छोटा रहता है। कट जो होल है, ये जो होल है, ये कट से 15 सेंटीमीटर छोटा रहता है, ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला गया है स्टोन डस्ट का छिड़काव या फिर पानी का छिड़काव कब करेंगे? ब्लास्टिंग से पहले करेंगे। ब्लास्टिंग से पहले करेंगे, ठीक है। कितना मीटर तक? 18 मीटर तक। तो क्वेश्चन आएगा कि सर हम पढ़े थे 60 मीटर, आप बता रहे हैं 18 मीटर, कोई किताब में लिखा है 90 मीटर, तो ये सब क्या है? 60 क्या है, 18 क्या है, 90 क्या? चल समझते हैं, चलो आज इसको खत्म कर देते हैं। एक सेकेंड यार, 18 मीटर तक ब्लास्टिंग करना है आपको। ब्लास्टिंग के जस्ट पहले, ब्लास्टिंग से जस्ट पहले हम पानी का छिड़काव कर देंगे। क्यों कर देंगे सर? क्योंकि डस्ट अगर उठा हुआ है तो बैठ जाएगा। 60 मीटर पे हम और 90 मीटर पे हम क्या करेंगे? 90 मीटर में अगर हम कट होल कर रहे हैं, कट वाला ब्लास्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कट ब्लास्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में, और सॉलिड ब्लास्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंडीशन में, ब्लास्टिंग अभी शुरू नहीं हुआ है तब भी समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, 18 क्या है, 60 क्या है, 90 क्या है, समझिएगा। पानी का छिड़काव है तीनों। अब समझिएगा, पहले आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा पैटर्न से आपको ब्लास्टिंग करना है। आप बोले कि हमको ये सॉलिड ब्लास्टिंग करना है या फिर नॉट ऑफ द सॉलिड यानी कट ब्लास्टिंग करना है। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। आपने कहा कि हमको सॉलिड ब्लास्टिंग करना है, तो अब अगर आपको सॉलिड ब्लास्टिंग करना है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, मकिंग वकिंग हो गया, मतलब फेस साफ हो गया। फेस साफ होने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे? पानी डलवा देंगे। कितना मीटर तक? 60 मीटर तक। 60 मीटर तक पानी छिड़कवा देंगे, है ना। 30% बाई वेट, 30% बाई वेट पानी होना चाहिए, ये हम करवा देंगे। अभी ड्रिलिंग हुआ है क्या? ना ना, ड्रिलिंग अभी नहीं हुआ है। चार्ज डाले हैं क्या होल पे? ना ना भैया, चार्ज नहीं डाले हैं अभी तक होल पे हम। कुछ कनेक्शन वनेक्शन किए हैं? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। अभी हम बारूद डाले हैं, ड्रिलिंग तक नहीं किया अभी तो हम ड्रिलिंग भी नहीं किए भाई, अभी ड्रिलिंग भी नहीं किए। 60 मीटर पहले हम 60 मीटर के दायरा में पूरा पानी छिड़क दिए अगर सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं। यही चीज अगर कट ब्लास्टिंग आप करना चाह रहे हैं, अभी कट वट मारे हैं? नहीं, कट नहीं मारे हैं। अभी आप क्या करेंगे? 90 मीटर तक पानी का छिड़काव कर देंगे। क्यों कर देंगे? 90 मीटर तक पानी का छिड़काव कर देंगे। क्यों करते हैं ये 60 मीटर 90 मीटर? इसलिए करते हैं ताकि जब हम ड्रिलिंग करेंगे ना तो गर्दा नहीं उड़ेगा। ड्रिलिंग जब करेंगे तो ज्यादा गर्दा नहीं उड़ेगा, इसके लिए करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जब हम कट मारेंगे ना, सीसीएम घुसेगा ना, तो पूरा कोयला कोयला हो जाएगा। कोयला जब काटेगा तो पूरा गर्दा उड़ेगा। गर्दा नहीं उड़े, डस्ट नहीं बने, इसीलिए 90 मीटर तक पानी का छिड़काव किए। ये जो हम कर रहे हैं ना 60 मीटर और 90 मीटर, ये हम डस्ट को देखते हुए कर रहे हैं कि गर्दा नहीं उड़े, काम करने में आदमी को परेशानी ना हो, ड्रिलर जब ड्रिल करता है तो उसको समस्या ना हो, कोल कटिंग मशीन से जब कोयला काटता है तब समस्या ना हो, उसके लिए कर रहे हैं। ब्लास्टिंग से इसका कौन हो लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। समझ गए यहां तक? समझ गए यहां तक? अब हम बता रहे हैं कि 18 मीटर में पानी का छिड़काव कर देंगे। अब ये 18 मीटर क्या है? अब हम ब्लास्टिंग करने वाले हैं। ड्रिलिंग कर लिए हैं, बारूद बारूद चार्ज कर लिए हैं, अब कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन से पहले ही करते हैं, ठीक है। कनेक्शन करने वाले हैं तो पहले शॉट फायर बोलेगा ठहरो, कनेक्शन मत करो, अभी रुक जाओ। बारूद डाल दिया है ना, स्टेबिंग कर दिया है ना, छोड़ दो अभी ऐसे ही। बुलाएगा पानी वाला को, बोलेगा यार 18 मीटर का दायरा में पानी मार दो, तो बोलेगा सर पानी काहे मारेंगे, थोड़ा देर पहले तो मारे थे, 1 घंटा पहले मारे थे। अरे बाबू 1 घंटा में जो पानी है वो भेपर बन के उड़ भी तो गया है, गर्दा देखो फिर से उड़ रहा है ना। अभी ब्लास्टिंग होगा तो और गर्दा गर्दा हो जाएगा। तो इसीलिए पानी मार दो ताकि अगर कोई भारी गैस है, नाइट्रस फ्यूम्स है, कुछ भारी गैस है जो पानी से घुलने वाला गैस है, वो सब गैस जमीन में चिपक जाए, ताकि जब ब्लास्टिंग हो तो ज्यादा खतरा ना हो, इसके लिए मार दो, ठीक है। तो 18 मीटर के दायरे में ब्लास्टिंग के जस्ट पहले मारते हैं, और 60 मीटर 90 मीटर में अभी ड्रिलिंग फ्रिलिंग कुछ नहीं किए हैं हम, खाली फेस को प्रिपेयर किए हैं, हम जा रहे हैं ड्रिलिंग कर ले, ड्रिल मशीन वाला जा रहा है ड्रिल लेके,
तो हम उसको बोलेंगे ठहरो, पहले 60 मीटर में पानी मारने दो। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये ऑफिशियल डाटा है टेक्स्ट बुक वाला, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे चाहे खराब लगे। चलिए, अभी क्या है, अब गैस जांच, इसमें भी आपको होगा कंफ्यूजन। एक जगह है 8 मीटर, एक जगह है 18 मीटर, एक जगह है 20 मीटर। अब ये क्या है भाई? तो सबसे पहले तो कहीं पर भी अगर 20 मीटर लिखा है तो उसको काट दीजिएगा। 20 मीटर वाला गैस जांच का कोई नियम कानून है ही नहीं, तो 20 मीटर काट दीजिए। अब है 18 मीटर और 8 मीटर। अब ये 18 मीटर और 8 मीटर क्या है, समझिएगा, समझिएगा। ठीक, हम ड्रिलिंग करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ड्रिलिंग करना चाहते हैं। तो ड्रिलिंग करने से पहले हम 8 मीटर के दायरे में क्या करेंगे, गैस जांच करेंगे। क्या करेंगे, गैस जांच करेंगे ड्रिलिंग करने से पहले। अभी क्या है, ड्रिलिंग व्रिलिंग सब हो गया है, कनेक्शन भी कर लिया। क्या कर लिए, कनेक्शन भी कर लिए। ठीक, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करना चाहते हैं बेसिकली ब्लास्टिंग। तो ब्लास्टिंग के जस्ट पहले, मतलब खाली चाबी घुमाना, एक्सप्लोडर को जोड़ना है, चाबी घुमाना है, तो एक्सप्लोडर को जोड़े नहीं है, बाकी तार वार सब बिछा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्लास्टिंग से जस्ट पहले 18 मीटर तक हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। 18 मीटर तक क्या करेंगे, जांच करेंगे गैस का। इसके बाद जब ब्लास्टिंग हो जाएगा फिर हम 18 मीटर तक जांच करेंगे। फिर क्या करेंगे, 18 मीटर तक जांच करेंगे। तो पहले और बाद में ये दोनों 18 मीटर है। 8 मीटर क्या है, 8 मीटर ड्रिलिंग से पहले हम जांच करते हैं, ड्रिलिंग से पहले जांच करते हैं। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा यार, यहाँ तक तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा आपको, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ब्लास्टिंग होने के बाद जब तक धुआं नहीं हटता है, जनरली 5 मिनट का समय लगता है, उस तक हम लोग नहीं जाते हैं, है ना। और अगर मिस फायर हो गया तो कितना देर पे, अगर मिस फायर हो गया तो कितना देर में, तो सुन के अजीब लगेगा, 30 मिनट। 30 मिनट अगर मिस फायर हो गया है तो 30 मिनट तक हम फेस में नहीं जाएंगे। मिस फायर हो गया, हमको पता चला आवाज से, आवाज से पता नहीं चला, तब कोई नियम नहीं है, तब तो 5 मीटर वाला है, धुआं छटा हम चल जाएंगे जांच करने के लिए। लेकिन अगर आवाज से ही हमको पता चल गया है कि मिस फायर हो चुका है, तो हम नहीं जाएंगे वहां आधा घंटा तक, आधा घंटा बैठेंगे बाहर में। नियम यही है, तो आपको मानना भी यही पड़ेगा। 5 मिनट जनरल में, और अगर मिसफायर हो गया, हमको पहले ही पता चला आवाज से, जाके देखे तो अलग बेटर है, जाके देखने के बाद पता चला वो अलग बात है, लेकिन आवाज से ही अगर पता चला, आवाज से ही पता चला, तो उस कंडीशन में 30 मीटर, आवाज से ही पता चला 30 मिनट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए, अब देखिए, कभी कभी ना हम गैसेस में जब हम मतलब इग्निशन कर रहे होते हैं, ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आग लग जाता है। उसका बेसिक कारण है कुछ कुछ, है। बहुत सारा गैस मौजूद होता है, उसके कारण होता है। कोल डस्ट अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, उसके कारण होता है। अगर बारूद खराब है, उसके कारण होता है। डेटोनेटर खराब, उसके कारण होता है। एक्सप्लोडर खराब है, उसके कारण होता है। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। अगला क्लास में तो पूरा निपट जाएगा यार। कोई नहीं, अभी हम जितना खींच पाते हैं खींच लेते हैं, बाकी ठीक है। ब्लोन आउट शॉट क्या होता है, ब्लोन थ्रू शॉट होता है, क्या होता है बताने में भी खराब लग रहा है, इतना बार आप पढ़ चुके होंगे इतना चीज़, फिर भी हम बता देते हैं। ब्लोन आउट शॉट क्या होता है, जो बारूद है ना, बारूद अंदर भरे हैं होल का, ये फाड़ के बाहर ही आ जाएगा, फेस में आके फूटेगा, तो इसको बोलेंगे ब्लोन आउट शॉट। ब्लोन थ्रू शॉट क्या होता है, जब पार्टीशन पतला होता है, जब पार्टीशन पतला होता है, जनरली मान के चलिए कि 9 से 10 मीटर का अगर पार्टीशन है, तो इस कंडीशन में बारूद आप फोड़ना चाहते हैं, तो बारूद पार्टीशन को फाड़ के इधर आके फूट गया, इधर बारूद निकल गया दूसरा साइड में, ये साइड वाला फेस को छोड़ के बी साइड वाला में निकल गया, तो इसको बोलेंगे ब्लोन थ्रू शॉट। ठीक है, ब्लोन थ्रू शॉट, है ना। चलिए, मिसफायर क्या होता है, अरे हाँ, एक और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन दिमाग में आया है बाबू, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आया दिमाग में। जो हेल्पर होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, संतरी, या इसको हम क्या बोलेंगे, गार्ड, ये फेस में, अंडरग्राउंड का केस में पूछ रहे हैं, अंडरग्राउंड का केस में, सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में पूछ रहा हूँ, फेस से कितना दूरी में रहेगा। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, बताइएगा। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। जो हेल्पर होता है, संतरी होता है, यानी कि जब ब्लास्टिंग करने वाले रहते हैं, तो हम फेस के कुछ दूरी में खड़ा हो जाता है, कुछ दूरी में जाके खड़ा हो जाता है संतरी लोग, गार्ड लोग, और फेंसिंग खींच देता है वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद उसी फेंसिंग के पास वो खड़ा रहता है, ताकि कोई भी आदमी उस फेंसिंग को पार ना करे, है ना। और उसके बाद वो आवाज़ भी देता है कि हाँ ऑल क्लियर का, तब जाके ब्लास्टिंग होता है।
तो हेल्पर जो है, संतरी जो है, वो फेस से कितना दूरी में खड़ा रहता है? ऑप्शन है आपके पास 50 मीटर, 100 मीटर, टू राइट एंगल की दूरी, 27 मीटर। इसका आंसर बताइएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 डिक्लेयर करते हैं। इसका आंसर जो बता देंगे मान जाएंगे उनको कि भैया आप पढ़े हैं डीजे देशमुख पूरा डिटेल में। अंडरग्राउंड माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग में फेस से कितना मीटर दूर संतरी या हेल्पर खड़ा रहेगा? मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। 50 मीटर, 100 मीटर, टू राइट एंगल, 27 मीटर। इसका आंसर बता दीजिएगा तो मान जाएंगे कि भैया आप डीजे देशमुख पूरा डिटेल में पढ़े हैं। चलिए सोच के बताइएगा, बिना किताब खोले, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है? चलिए बताइएगा। चलिए आपको हम बहुत अच्छा टाइम दे दिए हैं। बहुत जोर जोर से बोलते हैं यार हम। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा फटाक से। आप बोले होंगे 50 मीटर, आपको लगा होगा, या कुछ बच्चे बोले होंगे टू राइट एंगल। ये दोनों का दोनों आंसर गलत है। ये दोनों का दोनों आंसर गलत है। तो आप कहेंगे 100 मीटर होगा ना भाई, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 27 मीटर। सुन के अजीब लगा? अजीब लगा ना? इसमें गलती होता आपका, हमको लग रहा है आपका गलती होता है, 90% लड़का के इसमें गलती होता है, लेकिन ये सही डाटा है सर। आपको सुन के अजीब लगेगा लेकिन भैया ये तो सही डाटा है। ये कहाँ दिया है, रेफरेंस क्या है इसका? इसका रेफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। डीजे वॉल्यूम 1, पेज नंबर 208। पेज नंबर 208 में पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 को आप पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 10 कह रहा हूँ, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। पॉइंट नंबर 8 में दिया हुआ है। ये लाइन जो लिखा हुआ है, कंप्लीट प्रोसीजर फॉर शॉर्ट फायर, उसमें लिखा हुआ है 27 मीटर दूरी हेल्पर का कम से कम होना चाहिए। तो ये नियम बना हुआ है, ठीक है? हेल्पर लोग पहले खड़ा रहता है ताकि कोई आदमी जाने। 27 मीटर भी एक एडुक्वेट डिस्टेंस होता है, ठीक है? चलिए, ओके। और कुछ क्वेश्चन हमको दिखेगा तो आपसे जरूर पूछेंगे बीच में। देखो, शॉर्ट एक्सप्लोडर जो होता है ना, एक्सप्लोडर का जांच 3 महीने में किया जाता है। 3 महीने में किया जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, ठीक है? कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा कि पूरा खोल खाल के देखेगा कि सब सही है नहीं है, गैल्वेनोमीटर ठीक है नहीं है, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछता है जो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और एक बार दो बार पूछा है ये वाला, कंटिन्यूटी टेस्ट। एक्सप्लोडर का कंटिन्यू, चलो ये क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 4 डिक्लेयर करते हैं। अगर ये भी आप बता देंगे तो मान जाएंगे भैया कि आप एक नंबर पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लोडर का कंटिन्यूटी टेस्ट इनमें से किससे किया जाता है? इनमें से किससे किया जाता है? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। द फर्स्ट ऑप्शन इज सर्किट टेस्टर, दूसरा है एमीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर, और चौथा है वोल्टमीटर। एक्सप्लोडर का कंटिन्यूटी टेस्ट इनमें से किससे किया जाता है? सर्किट टेस्टर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। इसका आंसर बताइएगा। 4 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइएगा। चलिए, इसका आंसर आपको लग रहा होगा कि सर्किट टेस्टर होना चाहिए क्योंकि सर्किट का जांच कर रहे हैं, कंटिन्यूटी तो सर्किट ही होता है ना। ये गलत हो गया। दूसरा सोचेंगे एमीटर करंट नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कंटिन्यूटी में तो सर्किट में करंटे घूमेगा ना, तो ये सही होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद आप बोलिएगा वोल्टेज नापने के लिए होता है, तो ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। तो आप कहेंगे यार एक्सप्लोसिव वाला में तो यही चीज़ बताए थे आप, है कि बारूद में
कितना एक्सप्लोडर में कितना करंट सप्लाई हो रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, तो ये भी नापने के लिए तो आप गैल्वेनोमीटर बताएं। कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए भी यही बताया जी, बिल्कुल सही। कितना वोल्टेज, कितना वोल्टेज जा रहा है, यानी वोल्टेज चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, इन दोनों के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट कह लो, वोल्टेज चेक कह लो, इन दोनों के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना मतलब वोल्टेज इस्तेमाल करने वाला क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक्सप्लोडर है उसका वोल्टेज नापना है तो इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, सर्किट का, एमीटर का, वोल्टमीटर का, गैल्वेनोमीटर का। तो आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। और अगर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तब भी गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, चलिए इसका रेफरेंस आपको थोड़ा अटपटा लगे तो पेज नंबर 210 में आपका इसका रेफरेंस है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कभी मिस फायर हो जाएगा तो कैसे डील करेंगे, तो ये हम पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको बता देते हैं। देखो भैया, मिस फायर हो जाता है ना, तो सबसे पहले तो आवाज़ से पता चलेगा, तो 30 मिनट तक हम फेस में नहीं जाएंगे। और अगर आवाज़ से पता नहीं चला तो जाके जांच किए, और जांच करने के बाद देखें कि मिस फायर हुआ है, तो मिस फायर होने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, जिस होल में हुआ है उस होल में हम उसका जो तार है उस तार में कुछ बांध देंगे, कपड़ा बांध देंगे, कुछ अलग निशानी बांध देंगे, ताकि आदमी को पता चले जो तार लटक रहा है इसमें कुछ मिसफायर हुआ है। अगर तार नहीं मिला, अगर तार नहीं मिला, बारूद अंदर खाली मिला, तो हम क्या करेंगे, बाहर से गुटका लगा देंगे। गुटका बोले तो लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, टुकड़ा, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो इस लकड़ी का टुकड़ा में हम कलर कर देंगे, ठीक है, बाहर से कलर कर देंगे ताकि हमको दूर से दिखाई दे। ये हो गया, पहले पहचान लिए। अब अगर पहचान लिए तो अब क्या करेंगे, अब इसके बगल में एक रिलीविंग होल करेंगे। रिलीविंग होल, अगर ये तार निकला हुआ था तो तार को हम जोड़ेंगे एक्सप्लोडर से और ब्लास्ट करेंगे। अगर तार नहीं निकला हुआ है तो हम रिलीविंग होल करेंगे। रिलीविंग होल कितना मीटर दूरी पे करते हैं, 30 सेंटीमीटर पे करते हैं। कितना पे करते हैं, 30 सेंटीमीटर में करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि, चलिए, ओके 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 ओके, अरे बड़ा बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आ रहा है यार। चलो ठीक है, रिलीविंग होल जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हम करते हैं, ठीक है। 30 सेंटीमीटर में रिलीविंग होल करेंगे, अलग से एक बारूद डालेंगे, डेटोनेटर डालेंगे और ब्लास्ट करेंगे, तो वो पूरा का पूरा टुकड़ा टूट जाएगा जिसमें ये आपका निकाल घुसा हुआ है बारूद, है ना। और उसके बाद फिर उसको हम उठा के वहाँ से रिकवर कर लेंगे। अगर मान लीजिए, हम क्या इसको ऐसा नहीं कर सकते तोड़ ताड़ के निकाल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हमको कोयल ब्लास्टिंग करके ही तोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बेलचा मारने लगे उसमें या कुदाली मारने लगे तोड़ दिए ना, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए ये हो गया। क्वेश्चन एगो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है यार, सेकंड क्लास वाला क्वेश्चन है, लेकिन आजकल पूछ सकता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि रुला के रहेंगे आप, अगर हम सेफ्टी फ्यूज से ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सेफ्टी फ्यूज से ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग के कितने देर तक, ब्लास्टिंग के कितने समय तक, कितने समय तक हम फेस में नहीं जाएंगे, हम फेस में नहीं जाएंगे। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 5 मिनट, दूसरा है जब तक धुआं हट नहीं जाए, ठीक, तीसरा है मिसफायर नहीं हुआ है, मिसफायर वाला कोई बात कर ही नहीं रहा है, इसमें मिसफायर हुआ नहीं, हमको कुछ नहीं पता चला। इसके बाद 30 मिनट तक, और डी है नन ऑफ दिस। इसका आंसर बताइएगा, मान जाएंगे आपको। इसको क्वेश्चन नंबर हम 5 डिक्लेयर करते हैं, है ना। ये 3 4 5 ये सब क्वेश्चन का आंसर अगर आप बताए हैं पूरा पूरी सही सही, तो फिर तो भैया आप अच्छे से तैयारी किए हैं, आपका बारूद एकदम तगड़ा है, बारूद से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका। सेफ्टी फ्यूज ब्लास्टिंग के कितने समय तक, अगर सेफ्टी फ्यूज से हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो फेस में कितने समय तक हम नहीं जा सकते हैं। मिसफायर उसफायर का कोई संबंध नहीं है इससे, मिसफायर हुआ नहीं हुआ हमको कुछ नहीं पता चला, तो कितना समय तक नहीं जा सकते, 5 मिनट जब तक धुआं हट नहीं जाए, 30 मिनट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाक से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट। सुन के अजीब लगा जी, बिल्कुल सेफ्टी फ्यूज का नियम है यार, सेफ्टी फ्यूज का नियम है कि आधा घंटा तक अगर सेफ्टी फ्यूज से ब्लास्टिंग किए हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, 30 मिनट तक नहीं जाएंगे फेस में, नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे फेस में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका।
हम बता रहे थे मिस फायर से कैसे डील करेंगे, तो मिस फायर हुआ तो हम आपको बताएं सबसे पहले रिकवर कैसे करेंगे। रिलीविंग होल किए, ब्लास्ट मिला, अगर मान लीजिए बारूद मिल गया, बारूद को खोजेंगे हम, बारूद मिला तो ठीक है, और बारूद नहीं मिला, बारूद मिला तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे। बारूद मिलने के बाद उसका डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के बारे में कल हम पढ़ाए थे, है ना। चलिए, और बारूद नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा मलबा को एक टब में ला देंगे और टब में स्पेशल सिंबल लगा देंगे ताकि इसको सरफेस में खोजा जा सके। और जब भी बारूद उरूद खोजने का काम होता है, कोई भी लोहा लकड़ का चीज़ इस्तेमाल नहीं होगा, लोहा वाला जूता नहीं पहनेगा, चमड़ा वाला जूता पहनेगा, लोहा का साबल नहीं, लकड़ी का साबल का इस्तेमाल करेगा। यही सब कुछ अगर बकर लिखा हुआ है किताब में, ठीक। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, जस्ट ए सेकेंड, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, ठीक है। अब ये जो डाटा हम लिख रहे हैं, यही वाला लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। अगला क्लास में, अगला क्लास क्या यार, ये तुमको लगता है आधा घंटा और लगेगा, अब टाइम नहीं है, ड्यूटी जाना है ना, इसीलिए नहीं कर पाएंगे, है ना। हाजिरी उजरी काट देगा तो दिक्कत है ना। चलिए, गरीब आदमी है, इसी से मेरा घर चलता है। आते हैं आगे, तो एक टॉपिक, लास्ट वाला टॉपिक हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर आज अलविदा कहेंगे, फिर कल मिलेंगे आपसे। कल आपका एक्सप्लोसिव खत्म हो जाएगा, आप पलट के तो देखिए एक बार एक्सप्लोसिव वाला चैप्टर, आपको बहुत हार्ड लगता था, बहुत लड़का लोग मैसेज कर रहा था, है ना, नाम नहीं लेंगे, कि सर का बहुत बार पढ़े नहीं समझ में आया, बुझा नहीं रहा है, ऐसे वैसे माथा का है, मगजमारी है, ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ लिए। तो देखो, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, जितना भी अभी हम वीडियो लेक्चर किए, 3-4 वीडियो डाले होंगे यार, अगर 3-4 वीडियो नहीं पढ़ सकते हो अच्छे से, तो अब इससे ज़्यादा क्या ही करें। 3-4 वीडियो को आप ध्यान से एक बार देखो, कॉपी कलम लेके बैठो, दनादन लिखते जाओ पॉइंट और पढ़ते जाओ। उसके बाद एक बार रिकैप कर लो कि कॉपी में जो लिखे उसी को रिकैप कर लो। उसके बाद खोलो डीजे देशमुख, कोई भी किताब खोलो, एक्सप्लोसिव चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा, एकदम समझ में आएगा, बहुत आसान चैप्टर है, मुश्किल कुछ नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी जैसा लिख रहे हैं उस सीक्वेंस को याद रखिएगा। नंबर ऑफ होल ब्लास्टेड, ब्लास्टेड कितना होल हम एक बार में ब्लास्ट कर सकते हैं, उसका कुछ नियम है सर। क्या नियम है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं एक तरफ अंडरग्राउंड, है ना। तो अंडरग्राउंड भी नहीं लिखते हम, कुछ ऐसा लिखते हैं कि सबसे पहले 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो गया सबसे पहले, इसके बाद ओपन कास्ट, ठीक है। एक तरफ लिखिए हम सिंगल शॉट एक्सप्लोडर, क्या होता है सिंगल शॉट मल्टी शॉट, एकदम एक बार में समझा देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा आदमी को सब पता नहीं। मल्टी शॉट एक्सप्लोडर, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर, ये 2 ठो एक्सप्लोडर है, एक्सप्लोडर है। सिंगल शॉट और मल्टी शॉट क्या होता है समझिएगा। मान के चलिए कि एक्सप्लोडर हम हाजरी बाबू को दिए, बत्ती बाबू को दिए कि बत्ती बाबू, ये जो एक्सप्लोडर है इसको चार्ज कीजिए तो बढ़िया से, हमको कल ब्लास्टिंग करवाना है। कल आए हम भोरे भोरे नहा धो के, एक्सप्लोडर लेके गए हम माइंस के अंदर, अब हम ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं। तो शॉट का मतलब है कि एक जगह पे एक फेस में हम पहुंचे, एक फेस में जाके ब्लास्टिंग करवाएं, तो उसको हम बोलेंगे एक शॉट ब्लास्टिंग कराएं। क्या बोलेंगे, एक शॉट ब्लास्टिंग कराएंगे, एक शॉट होल नहीं, एक शॉट ब्लास्टिंग कराए। हो सकता है इस एक शॉट में 10 ठो होल हो, ये भी हो सकता है 12 ठो होल हो, ये भी हो सकता है 24 ठो होल हो, ये भी हो सकता है 25 ठो होल है। सॉलिड ब्लास्टिंग है तो 25 ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एक शॉट मतलब एक बार हम ब्लास्टिंग कराएं, ठीक। इसके बाद एक जगह हम कराएं, अब दूसरा फेस में हमको बोला कि जाओ वहाँ वो वाला फेस है ना, वो फेस में भी जाकर करा दो, जाओ जाओ। तो अब दूसरा फेस में गए और वहाँ पर जाके कनेक्शन किए, जोड़े, ब्लास्टिंग कराएं। तो अब हम 2 बार ब्लास्टिंग करा दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। जो एक्सप्लोडर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार यहाँ ब्लास्ट कराएं, फिर वहाँ चल गए ब्लास्ट कराने के लिए, फिर कहीं और चल गए, फिर कहीं और चल गए, तो इसको बोलेंगे मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। क्या कहेंगे, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। और ऐसा एक्सप्लोडर रहता है मेरे पास कि हम एक जगह गए, एक्सप्लोड मतलब ब्लास्टिंग करवाएं, ब्लास्टिंग कराने के बाद उसका चार्ज खत्म हो गया, एक ही बार में खत्म हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर। कुछ सिंगल शॉट एक्सप्लोडर होते हैं, कुछ मल्टी शॉट एक्सप्लोडर होते हैं। सिंगल शॉट मतलब एक बार चार्ज किए आप, एक बार ब्लास्टिंग किए, उसके बाद उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्लास्टिंग कर सकते हैं। और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर का मतलब है कि एक बार आप चार्ज कर लिए, 2 बार 3 बार 4 बार अलग अलग जगह जाके आप ब्लास्टिंग करा सकते हो, उसको बोलते हैं मल्टी शॉट एक्सप्लोडर, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक।
अब मेरे साथ गिनती बोलिएगा, आपको ये वाला पूरा याद हो जाएगा, डाटा एकदम याद हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा याद करने में समस्या होता है लड़का लोग को, कोई बात नहीं, हम ट्रिक लेके आए हैं, है ना। एकदम आराम से याद होगा, हौले हौले पढ़ेंगे एक्सप्लोसिव को, एक एक क्वेश्चन को मार डालेंगे एक्सप्लोसिव का, है ना। चलिए चलिए डाटा बन गया है, टेढ़ा पेपर पे मत देखिए, खाली कॉन्सेप्ट देखिए। तो भैया आपको करना है ब्लास्टिंग। अब ब्लास्टिंग करने के लिए दो टाइप का एक्सप्लोडर होता है, एक होता है सिंगल शॉट, एक होता है मल्टी शॉट, ठीक। अब एक्सप्लोडर से आप ब्लास्टिंग करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा ही लिखिएगा कॉपी में फटाफट, पहले लिखिएगा 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर लिखिएगा 1 डिग्री, फिर लिखिएगा OCP। अब हम जो लिखेंगे वो आपको लिखना है, इधर लिखिएगा सिंगल शॉट वाला में, इस साइड में इस कॉलम में लिखिएगा, ये जो कॉलम हम लिख रहे हैं, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, इस कॉलम में लिखिएगा क्या क्या लिखना है बताते हैं। इस कॉलम में आपको लिखना है 40, 50, 60। इस कॉलम में क्या लिखना है, 40, 50, 60, 40, 50, 60, 40, 50, 60, 40, 50, 60 लिख लिए। अब 40 का दुगना कितना होगा, 80 होगा, यहाँ लिखना है 80। 50 का दुगना कितना होगा, 100 होगा, यहाँ लिखना है 100। 60 का दुगना कितना होगा, 120, यहाँ लिखना है 120। बस यही तो करना है आपको। अगर इतना याद हो गया तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ भैया 1 डिग्री का माइंस है, आप सिंगल शॉट एक्सप्लोडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बार में मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं, एक बार में मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं। तो बोलेंगे सिंगल शॉट है 1 डिग्री है, सिंगल शॉट ये रहा, 1 डिग्री ये रहा, तो 50 शॉट एक्सप्लोड कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 50 शॉट एक्सप्लोड कर सकते हैं। अगर आपसे बोलेंगे बताओ यार 2 डिग्री का माइंस है और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर का इस्तेमाल कर, किसका कर रहे हैं, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार में कितना शॉट होल मैक्सिमम आप ब्लास्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि 2 डिग्री बोला तो देखो 2 डिग्री 3 डिग्री वाला यहाँ है। अब आप बोलेंगे कि मल्टी शॉट बोला, देखो यहाँ मल्टी शॉट है। अब कितना है, 80 शॉट होल ब्लास्ट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 80 शॉट होल ब्लास्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा बताओ ओपन कास्ट माइन से है और सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से आप ब्लास्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ओपन कास्ट खोजेंगे, देखो यहाँ है ओपन कास्ट, फिर बोलेंगे सिंगल शॉट है तो यहाँ है सिंगल शॉट, तो कितना कर सकते हैं, 60 होल ब्लास्ट कर सकते हैं, 60 होल ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये डाटा याद नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। फिर से लिख दे रहे हैं हम, आपको करना क्या है, एक तरफ लिखना है पहले 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, फिर लिखना है 1 डिग्री, फिर लिखना है ओपन कास्ट माइंस। 2 डिग्री 3 डिग्री से शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री में कम शॉट होल एक्सप्लोड करते हैं। एक तरफ लिखना है सिंगल शॉट, एक तरफ लिखना है मल्टी शॉट, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। अब यहाँ से शुरू करना है 40 से, 40, 50, 60। अब इसको दुगना करते जाइए, 80, 100, 120 हो गया। यही डाटा तो याद करना है यार, इतना ही तो याद करना है, बस एक और पॉइंट याद कर लेना है अभी भैया। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए एक एक और लाइन याद कीजिएगा, अगर सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, अगर सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं, 25। मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं, 25। मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं, 25। अगर सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं, 25। मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं, 25। मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकते हैं, 25। बस यही तो याद करना आपको। ये हो गया याद। अब अगला लाइन लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, पूछेगा, पूछ भी सकता है ना। अगर एक माइनिंग सरदार है, ठीक है, या फिर ओवरमैन है, दोनों में से कोई भी है। अब इसको हम माइनिंग सरदार भी बना दिए हैं और साथ ही साथ शॉर्ट फायरर भी बना दिए हैं। बोले कि एक काम करो, तुम माइनिंग सरदार वाला भी काम कर लो और शॉर्ट फायरर वाला काम भी कर लो। तो इन दोनों केस में अगर माइनिंग सरदार है, पहले हम माइनिंग सरदार का समझते हैं। माइनिंग सरदार है, इसको हम बोले कि यार तुम देखो ना, माइनिंग सरदार वाला काम भी देख लो और शॉर्ट फायरिंग भी करा दो। तो करा सकता है, ऐसा नहीं नहीं करा सकता, करा सकता है, लेकिन तभी करा सकता है जब इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब इसके चार्ज में 30 से ज्यादा व्यक्ति ना हो।
30 से ज़्यादा व्यक्ति ना हो, 30 से ज़्यादा आदमी नहीं हो, 30 से ज़्यादा आदमी नहीं हो, 30 से ज़्यादा आदमी नहीं हो तभी करा सकता। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, माइनिंग सरदार है, शॉर्ट फायरर का काम करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन 30 से ज़्यादा आदमी उसके चार्ज में नहीं होना चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा आदमी है तो फिर वो माइनिंग सरदार का ही काम करेगा या फिर शॉर्ट फायरिंग का ही काम करेगा। यही है ओवरमैन का केस में भी। अगर कोई आदमी ओवरमैन है, उसको हम चाहते हैं कि शॉर्ट फायरर का काम दे सकते हैं। ओवरमैन के अंडर में 30 से ज़्यादा आदमी नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो शॉर्ट फायरिंग का काम या ओवरमैन का काम, दोनों काम एक साथ कर सकता है। अगर 30 से ज़्यादा हो गया तो बोलेंगे या तो तुम ओवरमैन वाला काम करो या शॉर्ट फायरर का काम करो, एक साथ दोनों नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन वीवीआई भी लगा लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, अगर आपसे ये डायरेक्ट पूछे कि एक माइनिंग सरदार के अंदर में कितना आदमी काम करता है, एक माइनिंग सरदार के अंदर में कितना आदमी काम करता है, तो फटाक से बोलिएगा 30 आदमी। एक माइनिंग सरदार के अंदर में कितना आदमी काम करता है, तो फटाक से बोलिएगा 30 आदमी। एक माइनिंग सरदार के अंदर में कितना आदमी काम करता है, 30 आदमी। सब बाइलॉज वाला क्वेश्चन है, बाइलो वाला क्वेश्चन है जो हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, याद आ गया, दिमाग में बैठ गया, फटाफट फटाफट बताते जाते हैं ताकि कुछ भी आपसे छूटे नहीं। कॉपी लेके बैठने इसलिए बोलते हैं यार, क्योंकि हम पढ़ा रहे होते तभी मेरे दिमाग में बहुत सारा पॉइंट आता है ना। चलिए, आज का टॉपिक खत्म होता है। आज का टॉपिक आपका कवर होता है। अब एक्सप्लोसिव का एक छोटा सा टॉपिक बचा, एक दो है ना, जो भयंकर भयंकर वाला था ना, डरावना, हार्ट कपाने वाला, सब खत्म हो गया है। अब तो भाई हलवा सब है, छोटा छोटा हलवा है, तो उसको तो खाना है खाली। बहुत आसान है। अब क्या ही पढ़ाएंगे आपको, खाली आपको बस बता देना है। चलिए, एक्सप्लोसिव वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा अगला क्लास में। इसके बाद एक चैप्टर बचा है ओपन कास्ट, बड़ा वाला चैप्टर में। बाकी तो बच्चा है सब, बाकी तो बच्चा है सब। ओपन कास्ट बड़ा है, बच्चा वाला बड़ा वाला में। ठीक है, बाकी सब छोटा छोटा चैप्टर है। अस्टोइंग है, ये तो भाई छोटा चैप्टर है। बोर्ड एंड पिलर है, छोटा चैप्टर है। पिलर एक्सट्रैक्शन है, छोटा चैप्टर है। लॉन्ग वाल है, छोटा चैप्टर। थिक सिम, ये सब हलवा है। ये सब क्या है, ये सबको एक एक दिन या 2 दिन लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगे एक भी चैप्टर में। एक एक दिन में हो सकता है ख़त्म हो जाए, है ना। लंबा खींचेंगे तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब बड़ा चैप्टर है वो ओपन कास्ट, इससे क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद इसी पे आएंगे हम। ठीक है, कोई लड़का लोग बोल रहा था कि सर चैप्टर नंबर 6 का नोट्स नहीं मिल रहा, 5 का नहीं मिल रहा है। तो 5 हम पढ़ाए नहीं तो कहाँ से मिलेगा, 5 का वीडियो नहीं मिल रहा है, पढ़ाए नहीं है ना। हम क्या क्या पढ़ाएं, पहला चैप्टर पढ़ाएं, दूसरा चैप्टर पढ़ाएं, तीसरा पढ़ाएं, चौथा पढ़ाएं, छठा पढ़ाएं, सातवां पढ़ाएं, आठवां भी जा रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ाएं, 5वां नंबर नहीं पढ़ाएं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। और जो फ़ी नहीं दिए हैं यार, फिर रिक्वेस्ट है, लास्ट महीना है आपका, इसके बाद हम फ़ी नहीं लेंगे आपसे। ये इस नंबर पे फ़ोन पे गूगल पे कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। चलिए, 9102111091 इस पे फ़ोन पे या गूगल पे कर दीजिएगा, है ना। चलिए, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।